हेलो क्लास 10th। आज हम बात करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स की। उससे पहले हम बात कर चुके हैं रेस्पिरेशन की, जो आपका सेलुलर रेस्पिरेशन, असेलुलर रेस्पिरेशन, एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात हम कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स की, किस तरीके से प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन होता है और किस तरीके से एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेशन होता है। जब हम बात करते हैं प्लांट रेस्पिरेशन की, तब हम सीधे सीधे बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की। जो फोटोसिंथेसिस है वो प्लांट्स के अंदर होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल। जहाँ पर वर्ड आ जाए फोटोन या फोटोसिंथेसिस, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट or something synthesize, but in here photosynthesis occur, a carbohydrate is formed, C6H12O6 जो हम बात करते हैं। तो जो आपका जो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स है, उसमें हम देखेंगे कि जो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स है वो किस तरीके से होता है और जो एनिमल्स के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो किस तरीके से होता है। अगर मैं सिंपली एक इंट्रोडक्शन की बात करूं तो प्लांट्स के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है उनके अंदर कोई भी स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता, बट इन एनिमल्स उनके अंदर स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू वो रेस्पायर करते हैं। और इन प्लांट्स दे आर सिंपली अकर बाय डिफ्यूजन फ्रॉम, कोई भी जो आपका डिफ्यूजन होता है उसमें क्या होता है, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में हो सकता है। फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन आता है, सो दैट कि एक इक्विलिब्रियम सेट हो सके, ना तो कोई चीज़ इधर से उधर जाए ना उधर से इधर आए, सो दैट कि इक्विलिब्रियम आ सके। तो वहाँ पर क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन सॉलिड लिक्विड गैस तीनों चीज़ें मूव करती हैं अगर वो कहीं पे, मतलब अगर डिफ्यूजन हो रहा है तो। बात करते हैं सबसे पहले रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की। द प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर बाय टेकिंग CO2 एंड गिविंग आउट O2। ये जो मैं बात कर रही हूँ फोटोसिंथेसिस की, हमें पता है कि जो प्लांट्स होते हैं दे आर लंग्स ऑफ अर्थ। क्यों? क्योंकि हम O2 लेते हैं और CO2 एक्सेल करते हैं, और प्लांट्स CO2 इनटेक करते हैं और O2 एक्सेल करते हैं। अगर प्लांट्स भी O2 लेने लगे और CO2 एक्सेल करने लगे, जो कि वो करते हैं एट द टाइम एट नाइट, वो यही काम करते हैं, वो O2 एक्सेल करते हैं और CO2 लेते हैं, O2 लेते हैं और CO2 एक्सेल करते हैं। बट अगर डे टाइम पे भी वो यही काम करने लगे तो आपको क्या लगता है कि कहीं हम सरवाइव कर पाएंगे कि CO2 भी वो वही CO2 एक्सेल कर रहे हैं और O2 इनटेक कर रहे हैं, हम भी O2 इनटेक कर रहे हैं और CO2 एक्सेल कर रहे हैं, तो ये चीज़ बैलेंस नहीं होगी। इसलिए क्यों बोला जाता है कि डिफॉरेस्टेशन नहीं करना चाहिए, सो दैट कि एक बैलेंस बना रहे। अगर ये बैलेंस बिगड़ गया तो O2 नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ CO2 मिलेगी, जो हम जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू जो हम इतना ज़्यादा कोल बर्निंग करते हैं या ऑटोमोबाइल्स फैक्ट्रीज़ के अंदर सिर्फ और सिर्फ CO2 ही निकलती है। और O2 जो एक्सेल करने का प्रोसेस है या O2 प्रोड्यूस करने का प्रोसेस है, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर हो रहा है, प्लांट्स के थ्रू ही हो रहा है। प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर बाय टेकिंग CO2 एंड एक्सेलिंग O2, बट they do not have any special respiratory system। इनके पास कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता। दे आर सिंपली अकर विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। अगर O2 ज़्यादा है तो O2 बाहर आ जाएगी, CO2 ज़्यादा है तो CO2 बाहर आ जाएगी। अगर CO2 बॉडी के अंदर कम है तो CO2 अंदर मूव कर जाएगी। मतलब एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाने का प्रोसेस चल रहा है कि जो आपका सिंपल डिफ्यूजन की हेल्प से क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है। दे डू सो बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। द डिफ्यूजन इन डिफरेंट पार्ट्स प्लांट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज विद द एनवायरनमेंट, बट द रेट ऑफ एक्सचेंज वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रही हैं, डिफ्यूजन हो रहा है, बट जो इनका रेट ऑफ चेंज ऑफ गैसेज है दे आर डिफरेंट फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। हो सकता है कि जो टेरेस्ट्रियल पार्ट्स हैं वहाँ पे ज़्यादा हो रहा हो, जो आपके दूसरे डेजर्ट एरियाज़ हैं वहाँ पर कम हो रहा हो। जैसे कि मैंने बताया कि फोटोसिंथेसिस जब होती है डे टाइम पे, जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनके अंदर स्टोमेटा ओपन नहीं होते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस कब करते हैं, एट द नाइट टाइम। अगर वो डे टाइम पे ओपन होंगे तो वहाँ पर जो ट्रांसपीरेशन रेट है, जो वाटर लॉस रेट है, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से प्लांट वीदर हो जाएंगे और डाई हो जाएंगे। रेस्पिरेशन इज़ रैपिड in actively growing areas like stem, root, tips, floral buds and growing fruits and germination seeds। इसमें जो ये बात की गई है कि जो रेस्पिरेशन होता है बहुत ज़्यादा रैपिड होता है और एक्टिव होता है जिस वहाँ पर जहाँ पर बहुत जो ग्रोइंग एरियाज़ होते हैं, लाइक योर रूट, स्टेम, फ्लावर, बर्ड्स
ग्रोइंग फ्रूट्स एंड जर्मिनेशन सीड्स। क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं विच इज़ कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक सेल्स। दे वांट फूड, क्योंकि उनको क्या चाहिए होता है? डिवाइड करना होता है। वो डिवाइड करेंगे तभी तो कोई चीज़ बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करेगी। जब वो ग्रो करेंगी तो वहाँ पर उनको फोटोसिंथेसिस से जो फूड बन रहा है वो चाहिए। फोटोसिंथेसिस से जो फूड बन रहा है, फोटोसिंथेसिस होगी तो वहाँ पर क्या होगा? CO2 इनटेक होगी और O2 गिविंग आउट होगी। तो जो आपके एक्टिवली डिवाइडिंग एरियाज़ होते हैं, जो एक्टिवली ग्रोइंग एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर रेस्पिरेशन बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, एक्टिवली होता है, जो डिफ्यूजन रेट है वो बहुत ज़्यादा होता है। It is slower in mature region of plants and respiration in plants is different from animals, and the differences are, मैंने अभी बोला कि जहाँ पर जो एक्टिवली ग्रोइंग एरियाज़ होते हैं वहाँ पर कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं? आपके मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जिनको डिवाइड होना होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिवली डिवाइड होते हैं, और एक्टिवली डिवाइड वो तभी हो पाएंगे जब उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट और फूड मिलेगा। प्रॉपर न्यूट्रिएंट और फूड उनको किसके थ्रू मिलेगा? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होगी तो क्या होगा? CO2 और O2 का एक्सचेंज होगा, डिफ्यूजन होगी। तो और जो आपके मैच्योर एरियाज़ होते हैं, जो प्लांट के मैच्योर लाइक योर बार्क जो होते हैं ऑलरेडी जो बन चुके होते हैं, वो उनकी जो बार्क होती है वहाँ पर लेंटिकल्स के थ्रू होती हैं, जो कि इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू मैच्योर एरियाज़। जो आपके बार्क वाला पार्ट होता है उसमें क्या होता है कि मतलब जो आपके मैच्योर एरियाज़ होते हैं वहाँ पर जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं वो मैच्योर सेल्स में कन्वर्ट हो चुके होते हैं, जो कि आप 9th में पढ़ कर आए हो। पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। जो आपके ये वाले सेल्स होते हैं ये एक्टिवली ग्रोइंग एरियाज़ में प्रेजेंट होते हैं। स्क्लेरेन्काइमा सेल्स आपके डेड सेल्स होते हैं। पैरेन्काइमा एंड कॉलेनकाइमा आपके मैच्योर सेल आपके लिविंग सेल्स होते हैं, जो कि मैच्योर रीजन के अंदर भी मिलते हैं, बट वो पहले क्या होते हैं? एक्टिवली डिवाइडिंग होते हैं, फिर उसके बाद वो क्या हो जाते हैं? मैच्योर हो जाते हैं। तो जो मैच्योर सेल्स होते हैं वो डिवाइड नहीं करते। जो पूरी तरीके से मैच्योर हो चुके होते हैं वो डिवाइड नहीं करते, तो उनको रेस्पिरेशन करने की इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, उनको फूड की इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। जितना है उतने में वो अपना काम चला लेते हैं, और उनके अंदर जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो भी बहुत कम हो रहा है एज़ कम्पेयर टू एक्टिवली ग्रोइंग रीजन या एक्टिवली डिवाइड रीजन जो होते हैं आपके। एंड इन प्लांट्स द रेस्पिरेशन रेट इज़ वेरी स्लोअर देन द रेस्पिरेशन रेट ऑफ एनिमल्स। इनका जो डिफरेंस है वो क्या है? इन एनिमल्स रेस्पिरेशन अकर बाय अ सर्टेन ऑर्गन्स। एनिमल्स के अंदर नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट्स हैं, लंग्स प्रेजेंट्स है, एल्वेलाई प्रेजेंट है, ट्रैकिया, फेरिनेक्स, लैरिनेक्स, ये सब प्रेजेंट है, जिनके थ्रू क्या हो रहा है? रेस्पिरेशन हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा होता है। बट इन प्लांट्स देयर इज़ नो स्पेशल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, ऑल पार्ट ऑफ प्लांट डूइंग द रेस्पिरेशन। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हर एक पार्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है। स्टेम के अंदर भी फोटोसिंथेसिस होती है, लीव्स के अंदर भी फोटोसिंथेसिस हो रही है, वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। पूरा प्लांट एक्सचेंज ऑफ गैसेस में लगा पड़ा है, रेस्पिरेशन हो रही है। In plants, the transportation of gases is slow, but in animals, it is quick. The reason is that the plant require less energy than animals. यहाँ पे एनिमल्स आएगा, ठीक। यहाँ पर जो आपका प्लांट्स हैं उनको कम एनर्जी चाहिए होती है। क्यों कम एनर्जी चाहिए होती है? क्योंकि वो मूव नहीं करते, उनको अपना खाना ढूंढने के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ता, उनको कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी पड़ती। दे आर स्टेशनरी, वो रुके हुए होते हैं, उनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। दैट्स वाई उनको कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? वहीं पर एक जगह रहते हैं और वहीं पर अपना खाना बनाते रहते हैं। बट इन कंपेयर टू एनिमल्स, दे गोइंग इन वो इधर उधर जाते हैं और अपना खाना सर्च करते हैं, जिसकी वजह से उनको एनर्जी भी चाहिए होती है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स के। जो एनिमल बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स के। वहाँ पर मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा होता है, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स के। दैट्स वाई दे रिक्वायर्ड मच मोर एनर्जी एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स। इन एनिमल्स रेस्पिरेटरी गैसेज आर ट्रांसपोर्टेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस ड्यू टू सर्कुलेटरी सिस्टम, वाइल इन plants the little transport of respiratory gases occur। यहाँ पर जो मैं बात कर रही हूँ, जो प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जो एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, प्लांट्स के अंदर क्या हुआ? स्टोमेटा के अंदर आया, वहाँ पर फोटोसिंथेसिस हुई और देन बाहर,
ऑक्सीजन बाहर, CO2 अंदर। बट जब हम बात करते हैं एनिमल्स की, जिसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे ट्रांसलोकेशन के अंदर, जिसमें हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो हम एक ब्रीदिंग करते हैं, मतलब एक एक्सेल और एक इनहेल करते हैं, उसमें जो हम एयर इनटेक करते हैं विच इज़ रिच इन ऑक्सीजन। कई बार ये चीज़ गलत कही जाती है और लिखी जाती है कि हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। हम ऑक्सीजन इनहेल नहीं करते, हम वो एयर इनहेल करते हैं जो कि ऑक्सीजन रिच होती है, और हम वो एयर एक्सेल करते हैं जो CO2 रिच होती है। हम कभी भी डायरेक्ट O2 या CO2 एक्सेल या इनहेल नहीं करते। ठीक, तो जो आपका एनिमल्स होते हैं उनके अंदर अगर हमने एक बार इनहेल किया है, एयर इनहेल करी है विच इज़ रिच इन O2, वो क्या करती है कि अंदर जाती है, ब्लड के साथ मिक्स होती है, और ब्लड होता है वो पूरी बॉडी के अंदर से घूमकर आता है हार्ट के अंदर, जहाँ पे फिर वो ब्लड लंग्स के पास आता है, जहाँ से क्या होता है कि O2 एक्सचेंज होती है और CO2 उसके अंदर आती है, और CO2 बॉडी से बाहर आ जाती है। हमारी बॉडी जितनी भी है सेलुलर रेस्पिरेशन कर रही है, उसको O2 की रिक्वायरमेंट है, जबकि हमारी बॉडी के अंदर CO2 के डिज़ोल्व होने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू O2 के, जिसे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन भी बोला जाता है। इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो एनिमल्स हैं उनके अंदर क्या हुआ, उन्होंने O2 ली और फिर उसके बाद CO2 एक्सेल करी। वहाँ पर जो प्लांट्स हैं उनके अंदर सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है, बट एनिमल्स के अंदर जो हम एक बार इनहेल कर रहे हैं एयर विच इज़ रिच इन O2, वो पूरी बॉडी के अंदर जा रही है। वो O2 पूरा लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम हेड टू हमारे टोस तक जा रही है, जहाँ जहाँ पर भी हमारे सेल्स को रिक्वायरमेंट है O2 की, हमारा ब्लड के अंदर O2 डिज़ोल्व होती है, ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है, और वहाँ तक उसको O2 को लेकर जाती है, और फिर उसके बाद जो आपका CO2 जो सेलुलर रेस्पिरेशन होके बाय प्रोडक्ट बन रहा है CO2, वो जो ब्लड है उसके अंदर CO2 डिज़ोल्व होती है और वो लंग्स तक आती है, वो CO2 हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। वहाँ पर बहुत ही लंबा डिस्टेंस कवर हो रहा है, बट इन प्लांट्स वहाँ पर जो आपका रेस्पिरेशन का प्रोसेस है उसके अंदर कोई भी लॉन्ग डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा, वो सिर्फ एक पार्ट तक कन्फाइंड है। वहाँ पर फोटोसिंथेसिस हुई, देन उसके बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया। ब्रीथिंग इज़ नॉट इन्वॉल्व इन प्लांट रेस्पिरेशन अनलाइक रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। हम क्या करते हैं, हम ब्रीथ करते हैं, इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, बट प्लांट्स के अंदर ऐसा कोई स्पेशल ऑर्गन ही प्रेजेंट नहीं है। वहाँ पे तो सिंपल डिफ्यूजन हो रही है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। कंसंट्रेशन हाई है तो इक्वल करने के लिए फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन में आ जाएगा, तो वहाँ पर सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ब्रीथिंग हो रही है, एक स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट है जिससे हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। In plants, the required oxygen is produced internally during photosynthesis, but in animals, the oxygen required for respiration is taken out from outside through breathing. वहाँ पर क्या हो रहा है, जो plants हैं उनके अंदर O2 बन रही है, बट उनको CO2 लेनी पड़ रही है। बट हमारे जो एनिमल्स हैं, हम भी एनिमल्स के अंदर इंक्लूड होते हैं, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि जो आपका O2 है, हमें वो लेने के लिए क्या करना पड़ रहा है, रेस्पायर करना पड़ रहा है। हमारी बॉडी के अंदर कभी भी जो डिफ्यूजन है वो नहीं हो रहा है। अगर हमें रेस्पायर करना है, सो दैट वी इनहेल अ एयर विच इज़ रिच इन ऑक्सीजन। हम सांस लेंगे तभी वो हमारे बॉडी के अंदर जाएगी, हम अगर सांस नहीं लेंगे तो वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाएगी। जबकि प्लांट्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर तो सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, और मतलब कोई सर्टेन पूरी बॉडी जो है उनके वहाँ पर क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है। ये प्लांट रेस्पिरेशन का जो पिक्चर है ये दिखाया गया है कि डे टाइम पे क्या हो रहा है, CO2 इनटेक हो रही है और O2 गिविंग आउट हो रही है, बट इन नाइट O2 इनटेक हो रही है और CO2 गिविंग आउट हो रही है। दैट्स वाई बोला जाता है कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर हम भी CO2 एक्सहेल करते हैं और वहाँ पर क्या हो रहा है, नाइट के टाइम पे जो प्लांट्स होते हैं वो भी CO2 एक्सहेल कर रहे हैं और O2 हमें मिल नहीं रही है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, CO2 की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर मैं आपको सोच के देखो कि अगर मैं आपको किसी ऐसे कमरे में बंद कर दूँ जहाँ पे CO2 की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब होता है ना कई बार हवन वाले एरिया में या फिर बहुत ज़्यादा जहाँ पर सफोकेशन हो जाती है, तो एकदम से बहुत जो पसीना आने लग जाता है, हमारा जो माइंड होता है उसमें बहुत ही अलग अलग
तरीके एक्टिविटीज़ होने लग जाती हैं। तो रात को कई बार ये चीज़ें, मैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की बात नहीं कर रही, बट यहाँ पर कई बार क्या होता है कि जहाँ पर CO2 इनटेक बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हमारा जो माइंड होता है वो बहुत ही अलग अलग चीज़ें सोचना शुरू कर देता है, कुछ अलग ही एक्टिविटीज़ होने लग जाती हैं, जिसके लिए कई लोग बोलते हैं कि हमारे साथ रात को पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई हैं क्योंकि हम इस पेड़ के नीचे सोए थे। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर CO2 का इनटेक बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा माइंड काम करना बंद कर देता है, क्योंकि हमारी बॉडी को O2 की रिक्वायरमेंट है, CO2 की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वहाँ पर जब CO2 लेवल हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से हमें कई बार लगता है कि शायद हमारे साथ कुछ हो रहा है, या फिर जब हमारी सफोकेशन होती है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा कोई गला घोट रहा है। तो इस तरीके से मतलब कोई चॉकिंग, हमारे नेक पे कोई चॉक कर रहा है। तो जब हम नींद में होते हैं और CO2 ही इनटेक कर रहे होते हैं और उसमें भी हमें ऐसे ही कुछ इसी टाइप की थिंकिंग आती है, ख्याल आते हैं, जिसकी वजह से कई लोग बोलते हैं कि इस पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं। मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं कर रही, होती होंगी, बट रात को जो पेड़ के नीचे इसलिए नहीं सोना चाहिए क्योंकि वहाँ पर वो भी CO2 गिविंग आउट कर रहे हैं और हम ही CO2 गिविंग आउट कर रहे हैं। ऑक्सीजन हमें कहीं से मिल नहीं रही, तो हमारी बॉडी के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने लग जाती है। रेस्पिरेशन थ्रू लीव्स एंड यंग स्टेम्स, मैंने अभी आपको बताया कि जो लीव्स और यंग स्टेम्स होती हैं उनके अंदर रेस्पिरेशन रेट ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके अंदर डिवाइडिंग सेल्स ज़्यादा होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स ज़्यादा होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा डिवाइडिंग कंडीशन में होते हैं, उनको ज़्यादा फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट होती है, दैट्स वाई वो बहुत जल्दी डिवाइड करते हैं। तो वहाँ पर जो आपके यंग एरियाज़ होते हैं प्लांट्स के, वहाँ पर रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जो आपके मैच्योर्ड एरियाज़ होते हैं। इन हायर प्लांट्स रेस्पिरेशन मेनली टेक्स प्लेस थ्रू लीव्स, जो हायर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर रेस्पिरेशन ज़्यादातर किसकी हेल्प से होता है, लीव्स की हेल्प से होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होते हैं, जो लीव्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, किचन ऑफ प्लांट। वहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो हमें पता है 6CO2 + 6O2 6CO2 + 6H2, दिस गिव्स C6H12O6 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल। जहाँ पर जो क्लोरोफिल होता है वो हमारा ज़्यादातर कहाँ पर प्रेजेंट होता है, लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है। The gases enter and exit the plants through stomata, a small opening which is present on sometime both sides of the leaf, both posterior and anterior part, dorsal और ventral side दोनों साइड प्रेजेंट होती है। तो वहाँ पर क्या होता है, it is a small opening which is present in a plants and it is guarded by a pea-like structure, जिसे हम guard cells भी बोलते हैं। The stomata looks like a pea-like structure। तो जो गैसेस होती हैं वहाँ पर एंटर करती हैं, एग्जिट करती हैं, वहाँ पर भी जो गैसेस एंटर और एग्जिट हो रही हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू ही हो रही हैं। ऐसा कोई वो नहीं है कि वो ओपन होंगी तो CO2 अंदर आएगी ही आएगी। वहाँ पर भी एक सैचुरेशन पॉइंट होता है जहाँ पर एक टाइम पर आके फोटोसिंथेसिस बहुत ही नॉर्मल, मतलब जो आपका एक कांस्टेंट रेट होता है उसके ऊपर चलती है, बहुत ही ज़्यादा हाई नहीं होती। जब फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट होती है तब बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, जब कंप्लीट हो जाती है तब वो कांस्टेंट हो जाती है, तब वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होता है। The gases enter and exit the plants through stomata which are present on the surface of leaves and young stems। जो young stems होते हैं उनके surface of leaves पे जो young stems होते हैं और जो young leaves होती हैं उनके surface पे present होते हैं। Each stomatal pore is bordered by a kidney shaped cells which is called guard cells। इस तरीके से दिखाई देते हैं, इस तरीके के। अभी इसका डायग्राम दिखाऊंगी कि जो आपके स्टोमेटा सेल्स होते हैं वो किस तरीके से दिखाई देते हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड अपॉन द चेंज इन टर्गर प्रेशर ऑफ दीज गार्ड सेल्स। टर्गर प्रेशर जो यहाँ पर बात की जा रही है वो प्रेशर बात की जा रही है वाटर की। जब वाटर के रिक्वायरमेंट मतलब बहुत ज़्यादा वाटर हो जाता है या फिर जब वाटर इनके अंदर आता है तो ये क्या करता है, फूल जाते हैं। फूलने के बाद क्या हो जाते हैं, ये खुल जाते हैं। अब ये पहले कोलैप्स थे,
अब इनके अंदर क्या हुआ, वाटर फिल हो गया। वाटर फिल होने के बाद ये क्या हो गए, ऐसे हो गए। जैसे वाटर इनके अंदर से निकल जाएगा ये दोबारा से कोलैप्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर जब वाटर इनके अंदर आ जाएगा, टारगेट प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा वाटर इनटेक हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। रेस्पिरेशन इन लीव्स अकर्स ड्यूरिंग द डे एज वेल एज इन नाइट। रेस्पिरेशन डे टाइम पे भी हो रहा है और नाइट टाइम पर भी हो रहा है, बट फोटोसिंथेसिस अकर ओनली इन डे टाइम। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस जहाँ पर बात हो रही है वो सिर्फ कहाँ पर हो रहा है, डे टाइम पर हो रहा है। सो द नेट गैसेस एक्सचेंज ऑफ लीव्स वेरीज इन डे एंड नाइट। जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्टेट होती है वो वेरीज करती है डे टाइम पे और नाइट टाइम पे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस डे टाइम पर हो रहा है, नाइट टाइम पर नहीं हो रहा, तो जाहिर सी बात है O2 और CO2 का एक्सचेंज होगा। जो मैंने अभी आपको बताया कि डे टाइम पर O2 गिविंग आउट होती है, CO2 इनटेक होती है, बट एट द नाइट टाइम O2 गिविंग इन होती है, इनटेक होती है और CO2 गिविंग आउट होती है। ड्यूरिंग डे टाइम द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मच मोर देन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस का रेट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि रात को उनको लाइट मिलेगी नहीं, दिन के टाइम पे वो अपना इतना खाना बना लेते हैं कि रात के टाइम तक वो अपना चला सकें। इन डे टाइम टोटल CO2 प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड बाय प्लांट्स इन द फोटोसिंथेसिस, दस CO2 इज नॉट रिलीज्ड इन एनवायरनमेंट। यहाँ पर जो बात की जा रही है कि जो आपका रेस्पिरेशन हो रहा है, CO2 हो रहा है, वहाँ पर क्या हो रहा है, जो फोटोसिंथेसिस हो रही है रात के टाइम पे CO2, दिन के टाइम पे जो CO2 है वो क्या करते हैं, लेते हैं, और रात के टाइम पे और जो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है वो होती है। और रेस्पिरेशन रेट डे टाइम पे सबसे कम होता है एज़ कम्पेयर टू फोटोसिंथेसिस, और डे टाइम पे CO2 रिलीज नहीं होती है इन्वायरमेंट में। बट इन नाइट नो फोटोसिंथेसिस अकर बट रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। वहाँ पर रेस्पिरेशन हो रही है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, क्योंकि लाइट प्रेजेंट नहीं है। तो अब वो क्या करेंगे, रिस्पायर तो उन्हें करना है, CO2 उनको मिल नहीं रही है, तो वो क्या करेंगे, O2 लेंगे। द CO2 इज रिलीज्ड बाय द प्लांट्स। यहाँ पर क्या होगा, जो CO2 होगी वो रिलीज्ड होगी। दिस इज अ डायग्राम शोइंग द स्टोमेटा, ओपनिंग एंड क्लोज स्टोमेटा। और जो ये नीचे वाला डायग्राम है, ये वाला, ये आपका प्लांट के ऊपर जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, जो लीव्स के ऊपर जो आपके डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, उसका डायग्राम है। स्टोमेटा ओपन, ये ओपन स्टोमेटा है, एंड दीज आर क्लोज स्टोमेटा। दीज आर गार्ड सेल्स, इनके अंदर यहाँ न्यूक्लियस प्रेजेंट है, अ क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट, वैक्यूल इज प्रेजेंट, दीज आर गार्ड सेल्स। और इस पूरे स्ट्रक्चर को स्टोमेटा बोला जाता है। कभी आप ये देखने लगो कि ये दोनों हैं तो इनको पूरा स्टोमेटा बोला जाता है। इस पूरे स्ट्रक्चर को स्टोमेटा बोला जाता है। एंड द सेल वॉल, ये जब इनके अंदर टर्गर प्रेशर, इट मीन्स टर्जिडिटी। टर्जिडिटी क्या होता है, किसी चीज़ का फूल जाना। प्लांट के अंदर वाटर आया तो ये क्या हो गए, पहले कोलैप्स थे, जैसे इनके अंदर पानी भरा ये ऐसे हो गए, तो बीच में क्या बन गया, गैप बन गया। और जैसे ही रेस्पिरेशन हुआ, मतलब ट्रांसपिरेशन हुआ, तो वाटर क्या हो गया, लॉस हो गया, ये दोबारा से क्लोज हो गए। और सम टाइम ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ गैसेस दे ओपन इटसेल्फ और क्लोज हो जाते हैं जब इनको गैसेस एक्सचेंज करना होता है। नेक्स्ट इज थ्रू रूट हेयर। जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो रूट हेयर्स के थ्रू कैसे हो रहा है। रेस्पिरेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस थ्रू द रूट हेयर्स। अगर मैं बात करूँ प्लगिंग की, हम एग्रीकल्चर करते हैं, एग्रीकल्चर के टाइम हम लोग जो सॉइल होता है उसको क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करते हैं, प्लगिंग करते हैं, सो दैट कि उसके अंदर स्पेस हो। हम कोई भी चीज़ हमने, या फिर अगर हमने कोई, मैं किचन गार्डन की बात करूँ या फिर कोई भी गार्डन है, अगर हमने वहाँ पे कोई भी चीज़ हमने ग्रो करी है, तो हम वहाँ क्या करते हैं, कुछ टाइम जब वो ग्रो हो जाती है तब हम वहाँ पे जो आपकी खुरपी होती है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिससे प्लगिंग की जा सकती है, हम वहाँ से आसपास क्या करते हैं, जो उसकी मिट्टी होती है उसको थोड़ा थोड़ा हटा देते हैं, सो दैट कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ एयर हो सके। अगर हम वहाँ पर वो चीज़ नहीं करते तो एक्सचेंज ऑफ एयर नहीं होता, जिसकी वजह से प्लांट्स मर जाते हैं। कई बार होता है ना कि पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है
एग्रीकल्चरल फील्ड में और प्लांट मर जाते हैं। जबकि कई बार ये क्वेश्चन होता है कि प्लांट्स को तो वाटर की रिक्वायरमेंट हो जाती है, फिर क्यों मर जाते हैं, वो गल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, मर जाते हैं। उसका आंसर है कि जब हम बात करते हैं रूट की, जो आपके रूट होते हैं उनको भी गैसेस एक्सचेंज चाहिए होता है, मतलब वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर पानी कहीं पर भर गया है, वाटर लॉगिंग जिसे बोला जाता है, जो कि सुंदरवन में बहुत ज़्यादा है, न्यूमेटोफोर्स जो हैं वहाँ पर जो है वो जो रूट्स हैं वो पानी, जो ज़मीन है वो ऊपर की तरफ ग्रो करी हुई है, वहाँ पर वो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट है, क्योंकि वहाँ पर वाटर लॉगिंग की कंडीशन बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर जो काफ़ी बहुत ज़्यादा बरसात, जो आपका बरसात होती है वो होती रहती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो सॉइल है वो इतनी ज़्यादा, जो एयर है उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं हो पाती, तो वहाँ के जो रूट्स हैं उन्होंने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया है, जिसकी वजह से वो बाहर की तरफ आ गए हैं। कुछ इस तरीके से रूट्स दिखाई देती हैं वहाँ पर, ऐसी ज़मीन से बाहर निकली हुई। तो वहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से रूट्स जो बाहर आ गई हैं वो वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस करती हैं, क्योंकि उनको एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना है। अगर वो नहीं करेंगी, वो प्लांट्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं करेंगे, तो वो प्लांट्स क्या हो जाएंगे, वीदर हो जाएंगे या फिर डाई हो जाएंगे। द रूट हेयर्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ यंग रूट्स and their surface is permeable to metabolic gases both CO2 and O2। मेटाबॉलिक गैसेस उनको यहाँ पर क्यों बोला गया है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। जो बॉडी के अंदर लाइफ प्रोसेस हो रही है, जो प्लांट्स के अंदर लाइफ प्रोसेस हो रही है, वहाँ पर उनकी रिक्वायरमेंट है। जो हमारा मेटाबॉलिक रेट है, जो प्लांट्स के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, वहाँ पर उनको उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। सो O2 प्रेजेंट इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स डिफ्यूजेज इनटू द रूट्स थ्रू द हेयर एंड रीचेज अदर सेल्स of the root। CO2 produced by the root cells also move out from the root hair। यहाँ पर जो रूट की बात की जा रही है, यहाँ पर रूट को क्या चाहिए, O2 चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ना कि CO2 चाहिए। तो यहाँ पर जो O2 है, जो हम क्या करते हैं, प्लगिंग करते हैं, तो हम वहाँ पर एयर स्पेस बनाते हैं, सो दैट कि जो एयर है वो उसका कांटेक्ट हो सके, किसके साथ, रूट के साथ, एक्सचेंज ऑफ गैस हो सके। अगर हम वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैस नहीं करते हैं, वाटर लॉगिंग की कंडीशन आ जाती है, हम पानी भरा हुआ छोड़ देते हैं, तो आपको क्या लगता है, आप कहीं पे मिट्टी के अंदर पूरा पानी भर के उसे घोल के वहाँ पे छोड़ दो, मड बना के उसको छोड़ दो, तो आपको क्या लगता है कि उसके अंदर एयर डिज़ोल्व हो सकती है? नहीं हो सकती। एयर डिज़ोल्व नहीं होगी, एक्सचेंज ऑफ गैस नहीं होगा, एक्सचेंज ऑफ गैस नहीं होगा, तो वो रूट क्या हो जाएगी, डाई हो जाएगी। और जब रूट डाई हो जाएगी तो प्लांट अपने आप डाई हो जाएगा। इन वाटर लॉगिंग कंडीशन ऑक्सीजन नॉट अवेलेबल टू द रूट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पर क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि रूट को क्या चाहिए, एयर चाहिए, और एयर कौन सी चाहिए, विच इज़ रिच इन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के थ्रू उसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो इट मीन्स वो क्या कर रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है। जब एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा तो वहाँ पर CO2 प्रेजेंट होगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, जिसकी वजह से वो क्या बनाना शुरू कर देंगे, सर्टेन काइंड ऑफ अल्कोहलिक प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देंगे, विच इज़ नॉट सुटेबल फॉर प्लांट, जिसकी वजह से वो प्लांट क्या हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे। Thus this respire anaerobically and produce alcoholic product due to which plants may wither or die। अल्कोहलिक प्रोडक्ट जो यहाँ पर बात की जा रही है वो ये है, फर्मेंटेशन की। यहाँ पे सिंपल अगर मैं बात करूँ तो मैं कोई भी प्लांट प्रोडक्ट को अगर मैं लूँ और उसको इन द प्रेजेंस ऑफ CO2, मतलब ऑक्सीजन ना लेने दूँ उसको, और उसको किसी चीज़ के अंदर बंद कर दूँ, तो वो क्या हो जाएगा, गलना शुरू हो जाएगा, सड़ना शुरू हो जाएगा। वही क्या होता है, एक अल्कोहलिक प्रोडक्ट बन रहा है, फर्मेंटेशन होने लग गई वहाँ पर, क्योंकि O2 तो वहाँ पर मिल नहीं रही, CO2 उसको मिल रही है, अल्कोहल बन रहा है, जो कि प्लांट के लिए प्लांट को उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, जो सूटेबल प्रोडक्ट है वो नहीं बन रहा, जो अनसूटेबल प्रोडक्ट है वो बन रहा है, क्योंकि वहाँ पर O2 नहीं है, क्या बन रही है वहाँ पे, CO2 उसको मिल रही है, जिसकी वजह से उसके अंदर अल्कोहलिक प्रोडक्ट बन रहा है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, प्लांट डाई हो जाएगा। तो जो रूट होता है उनके अंदर क्या होता है, आपका मेटाबॉलिक रेट किसके थ्रू होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। इट मीन्स उनको O2 की रिक्वायरमेंट होती है। दिस इज़ अ डायग्राम शोइंग द प्लांट रूट हेयर। अब यहाँ पर देखो सॉइल पार्टिकल्स हैं, सॉइल पार्टिकल्स के अंदर एयर स्पेस छोड़ा गया है। अगर मैं इस एयर स्पेस को कम कर दूँ या यहाँ पर पानी भर दूँ, तो यहाँ पर वाटर लॉगिंग की कंडीशन आ जाएगी, जिसकी वजह से जो रूट होगी वो एक्सचेंज ऑफ गैस नहीं कर पाएगी और अल्टीमेटली उस प्लांट की
डेथ हो जाएगी जस्ट बिकॉज ऑफ वहाँ पर क्या बन रहा है, अल्कोहलिक प्रोडक्ट बन रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ CO2। व्हाट इज़ लेंटिकल्स, यहाँ पर भी जो लेंटिकल्स की बात की गई है, जो हम अभी तक बात कर रहे थे ना, मेच्योर प्लांट्स, मेच्योर ऑर्गन्स जो कि बहुत कम रेस्पिरेशन करते हैं, ये उनकी बात की गई है। ओल्डर रूट्स एंड स्टेम सरफेस आर इम्परमिएबल टू गैसेस बिकॉज दे डू नॉट हैव स्टोमेटा। जो ओल्डर रूट्स होती हैं, ओल्डर स्टेम्स होते हैं, उनके पास स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होते, मैच्योर सेल्स होते हैं, तो उनको रेस्पिरेशन की इतनी कोई खास ज़रूरत नहीं होती। दे आर इम्परमिएबल, मतलब परमिएबिलिटी नहीं होती उनके पास गैसेस एक्सचेंज की। बट दे हैव सम टाइनी पोर्स ओपनिंग ऑन द सरफेस ऑन द बार्क विच इज़ कॉल्ड लेंटिकल्स। अभी दिखाऊंगी कैसे हम नॉर्मली नोटिस करते हैं उन लेंटिकल्स को, बट हमें पता नहीं है। तो वो लेंटिकल्स कहलाते हैं, जिनके थ्रू क्या होता है कि दे आर लूजली अरेंज्ड मास ऑफ सेल्स, जिसकी वजह से क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस होता है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही होती है। क्योंकि प्लांट्स के अंदर पूरा का पूरा प्लांट सरफेस एक्सचेंज ऑफ गैस करता है, वहाँ पर कोई ऐसा खास ऑर्गन नहीं है जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके। द लेंटिकल्स कंटेन अ मास ऑफ लूजली अरेंज्ड कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स दैट हैव इंटरसेलुलर स्पेस एंड दैट परफॉर्म गैसेस एक्सचेंज। जो क्या करते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस उनके पास प्रेजेंट होता है और गैसेस एक्सचेंज करते हैं। दे आर स्मॉल ओपनिंग्स एंड दे आर कॉल्ड लेंटिकल्स एंड दे आर लूजली अरेंज्ड cells. Respiration and photosynthesis. There is a difference between respiration and photosynthesis. Respiration and photosynthesis are two opposite processes and they are complementary process. This is clear from the equation. The carbon dioxide plus water plus energy. This in the they are doing photosynthesis by which carbohydrate and oxygen are फॉर्म्ड। यहाँ पर क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस, मतलब फूड का फॉर्मेशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। बट जो रेस्पिरेशन है वहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है CO2 और O2। जो आपका फोटोसिंथेसिस है वहाँ पर CO2 और वाटर प्लस एनर्जी के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस हुआ, और जो आपका कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन यहाँ पर ये जो फॉर्म हो रहा है ये बाहर निकल जाएगा, और जो कार्बोहाइड्रेट होगा वो क्या हो जाएगा, बॉडी के अंदर, प्लांट्स के अंदर स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ फूड। यहाँ पे देखो फोटोसिंथेसिस हो रही है और नीचे जो डायग्राम दिखाया हुआ है वो किसका है, लेंटिकल्स का। ये छोटे छोटे स्मॉल ओपनिंग्स, ये रे, ये क्या है, बार्क। बार्क क्या होती है, जो छाल जिसे बोलते हैं वो होती है। तो वो क्या होती है, उसके ऊपर छोटी छोटी ओपनिंग प्रेजेंट होती है। छाल कई जगहों से फटी होती है, छोटी छोटी, आप कभी नोटिस करना। तो वहाँ पर क्या होता है, उनको क्या बोलते हैं, लेंटिकल्स। वो मैच्योर हो चुके होते हैं, उनके पास मेरिस्टेमेटिक सेल्स नहीं होते, डिवाइडिंग सेल्स नहीं होते। तो वहाँ पर जो आपका फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन रेट होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है। तो वहाँ पर जो स्मॉल ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है, लेंटिकल्स, वो क्या करती हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करती हैं। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, एनर्जी मिल रही है, ऑक्सीजन और शुगर बन रहा है, मतलब कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, 6CO2 6H2 इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड क्लोरोफिल C6H12O6 + 6O2 आर फॉर्म्ड। एंड यहाँ पर क्या हो रहा है, इस तरफ तो क्या हो रही है, फोटोसिंथेसिस हो रही है, और इस तरफ क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है। बात करते हैं अब रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स की, कि रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स किस तरीके से होता है। अभी तक हमने बात करा कि जो आपका रेस्पिरेशन इन प्लांट्स हैं उनके अंदर कोई स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता, बट इन ह्यूमन बींग्स अ स्पेशल ऑर्गन इज प्रेजेंट जहाँ पर रेस्पिरेशन होता है। और वो जो आपके स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, दे आर नॉस्ट्रिल्स, नेसल कैविटी, फेरिनेक्स, लैरिनेक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर सेक्स एंड लंग्स। ये सारे कंप्राइज करते हैं हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट। In multicellular organisms, including humans, diffusion is not sufficient to meet the requirement of large amount of oxygen. So there is a blood circulatory system to carry oxygen in all the parts of the body quickly. सिंपल अगर मैं बात करूं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, जो कि प्लांट भी हैं, बट जो आपके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स, उनके अंदर रेस्पिरेशन रेट सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू नहीं हो सकता। जो सिंपल डिफ्यूजन है, दे विल नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन इन बॉडी
इन हायर एनिमल्स, वहाँ पर जो डिफ्यूजन है वो एनिमल्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर सकता ऑक्सीजन की बाय सिंपल डिफ्यूजन, बिकॉज इन एनिमल्स सर्टेन डिफरेंट सेल्स, कॉम्प्लेक्स सेल्स आर प्रेजेंट विच रिक्वायर ऑक्सीजन, and with the help of simple diffusion it will be not fulfilled. So there is a certain transportation system is present inside the animals, higher animals, जहाँ पर exchange of gases होता है with the help of blood, जो कि हम ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे. The blood contains a respiratory pigment which absorbs the oxygen which is called hemoglobin जो वहाँ पर बन रहा है, वहाँ पर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी उस ब्लड के अंदर है. तो वहाँ पर क्या होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन डिजॉल्व हो रही है, जबकि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है विच इज़ मोर परमिएबल टू कार्बन डाइऑक्साइड नॉट इन ऑक्सीजन. अगर उसे ऑक्सीजन से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले ब्लड में डिजॉल्व हो गया एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन के, एंड कैरी इट टू द बॉडी सेल्स. ह्यूमन बींग्स आर कॉम्प्लेक्स टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स विच इनहेल O2 and air which help of from air with the help of lungs. हम क्या करते हैं, जो एनिमल्स होते हैं लाइक वी ह्यूमन बींग्स, हम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं, लैंड पर रहते हैं, हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, which is we inhale the air which is rich in oxygen with the help of lungs. हमने क्या किया, हमारे लंग्स के अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम होता है, अभी बताऊंगी उसके बारे में. वहाँ पर क्या होता है कि हम इनहेल करते हैं. अगर मेरी कोई नाक बंद कर दे, मुंह बंद कर दे, इनहेल कर सकते हो, नहीं कर सकते. हद से हद 1 मिनट तक जिंदा रहोगे, उसके बाद क्या हो जाओगे, सफोकेशन, अंदर कुछ जा ही नहीं रहा, ऑक्सीजन जा ही नहीं रही, सेलुलर रेस्पिरेशन हो ही नहीं रहा, तो थोड़ी देर बाद जितने भी ऑर्गन्स होंगे वो सारे काम करने बंद कर देंगे और अल्टीमेटली उस इंसान की डेथ हो जाएगी. तो उसमें क्या होता है कि जो हम एयर इनहेल कर रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो लंग्स है उसके पास वो वॉल्यूम प्रेजेंट है जो उस O2 को ले सकती है. उसके अंदर एल्वियोलाई प्रेजेंट है, जिसके अंदर जो हम एल्वियोलर सेक की बात करेंगे, जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है. बॉडी के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है, बट जो हम इनटेक कर रहे हैं एयर, वो डिफ्यूजन नहीं है, वो एक पर्टिकुलर प्रोसेस है जो हम एक पर्टिकुलर ऑर्गन के थ्रू कर रहे हैं. अब जब वो बॉडी के अंदर चली गई है एयर विच इज़ रिच इन ऑक्सीजन, वहाँ पर डिफ्यूजन होगा, बट शुरू में डिफ्यूजन नहीं हो रहा. अगर मैं ऐसे खड़ी रहूँ तो आपको क्या लगता है कि मेरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जा रही है, नहीं जा रही, जब तक मैं उसे इनहेल नहीं करती, मैं उस एयर को इनहेल नहीं करती, जब जो O2 रिच है तो तब तक मेरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगी. एक बार मेरी बॉडी के अंदर वो चली गई तो वहाँ पर विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन जो ऑक्सीजन और CO2 है उसका एक्सचेंज होगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व होनी शुरू हो जाती है. The lungs along with some other organs form a system for the efficient exchange of gases between the blood and air, that is organisms and its environment. Exchange of gases, यहाँ पर environment की बात क्यों की गई है, क्योंकि इन्वायरमेंट में अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, एयर प्रेजेंट होगी विच इज़ रिच इन ऑक्सीजन, तो ही तो हम उसको इनहेल कर पाएंगे. इनहेल अगर हमने O2 वाली एयर कर ली ज़्यादा रिच, अगर मैं आपको किसी इंडस्ट्रियल एरिया के पास छोड़ दूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआं है, बहुत ज़्यादा स्मोक है, आप वहाँ पर इनहेल कर सकते हो ऑक्सीजन रिच एयर को? नहीं कर सकते. कुछ टाइम बाद आप जब वहाँ से निकल के किसी साफ़ सुथरी जगह पर आओगे, किसी अच्छे एरिया में आओगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लांटेशन हुआ है, तो आपको वहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगेगा एज़ कम्पेयर टू इंडस्ट्रियल एरियाज़ के, क्योंकि वहाँ की जो एयर थी उसके अंदर ऑक्सीजन इतनी नहीं थी. वहाँ पर ऑक्सीजन रिच एयर प्रेजेंट थी, बट विच इज़ नॉट दैट मच एज़ कम्पेयर टू द जो आपके फॉरेस्ट एरियाज़ होते हैं. तो वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो हो रहा है, जो इन्वायरमेंट की बात की जा रही है, वो इसलिए की जा रही है कि ऑक्सीजन हमें चाहिए. ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, क्योंकि अगर इन्वायरमेंट रिच इन ऑक्सीजन है. दिस सिस्टम इज़ कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम. लंग्स के साथ साथ लंग्स के अंदर एयर कैसे जा रही है, विद द हेल्प ऑफ नॉस्ट्रिल्स. जो हम नॉस्ट्रिल्स की हेल्प से इनहेल कर रहे हैं एयर को, उसके थ्रू
वो एयर अंदर जा रही है। मैं ऐसी खड़ी रहूँ, मेरी लंग्स अपने आप थोड़ी डिफ्यूजन की हेल्प से जो बाहर की एयर है विच इज़ रिच इन ऑक्सीजन उसको इनहेल कर सकती है। नहीं, जो आपका लंग्स है वो तभी उस ऑक्सीजन को ले सकती है, उस एयर को ले सकती है जब हम उसको विद द हेल्प ऑफ नॉस्ट्रल्स क्या करेंगे, इनहेल करेंगे। जो ये सारी चीज़ें होती हैं उसको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। द मेजर ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम आर नॉस्ट्रल्स, नेसल चैम्बर्स, फेरिनेक्स, लेरिनेक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर सैक एंड लंग्स। इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे कि क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो आपका डायग्राम है वो यहाँ पर दिखा हुआ है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, नेसल कैविटी देखनी है। कैविटी का मतलब होता है स्पेस। ओरल कैविटी, नेसल कैविटी बताया था ना मैंने आपको। ओरल कैविटी, अगर आप मुंह खोलोगे तो उसके अंदर बहुत सारा स्पेस है, तो वो क्या क्या है हमारा ओरल कैविटी। नेसल चैम्बर, जो हमारा नेसल है उसके अंदर भी बहुत सारा स्पेस प्रेजेंट है, मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत स्पेस प्रेजेंट है, तो वो भी क्या आता है आपका नेसल कैविटी। कैविटी मतलब खाली जगह। नेसल कैविटी, नेसल कोकी, नोज, लेरिनेक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, लेफ्ट लंग, राइट लंग, एल्वियोलाई एंड फेरिनेक्स एंड डायफ्राम। इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में हम मतलब ज़्यादा नहीं जाएंगे, बट जितनी हमारी ज़रूरत है उतना पढ़ेंगे ये क्या क्या होते हैं। इस डायग्राम में सिर्फ मैंने आपको ये दिखाया है कि ये चीज़ें कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है। नेसल कैविटी कहाँ पर प्रेजेंट है, नोस्ट्रल्स जो होते हैं, फेरिनेक्स कहाँ पर प्रेजेंट है, लेरिनेक्स कहाँ पर प्रेजेंट है, ट्रेकिया का क्या कहाँ पर प्रेजेंट है, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, देन एल्वियोलाई, राइट लंग, लेफ्ट लंग एंड डायफ्राम कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है। सबसे पहले बात करते हैं नोस्ट्रल्स एंड नेसल कैविटी की। The respiratory tract of the human respiratory system consists of pair of external nostrils। ये जो आप देख रहे हो ना, they are external nostrils। external part है जिसकी वजह से हम inhale कर पा रहे हैं air which is rich in oxygen। बार बार मैं ये बात कर रही हूँ कि हम जब breathe करते हैं तब हम क्या करते हैं, उस air को inhale करते हैं जो कि rich in oxygen होती है। हम कभी भी direct oxygen inhale नहीं करते। The two nostrils are separated। हमारे जो ये दो nostrils हैं, they are separated by cartilaginous septum। अगर आप यहाँ पर हाथ लगा के देखोगे तो there is a bone like structure is present which you can move। वो क्या होता है, कार्टिलेजिनस। तभी यहाँ पर कार्टिलेजिनस सेप्टम की बात की गई है, ना कि बोन की बात की गई है, क्योंकि कार्टिलेजेस क्या होते हैं, मूव कर सकते हैं, वो फ्लेक्सिबल होते हैं एज कम्पेयर टू बोन के। तो यहाँ पर जो एक सेप्टम प्रेजेंट है, हमारे जो दोनों नोस्ट्रल्स हैं उनके बीच में एक सेप्टम प्रेजेंट है which is called cartilaginous septum, and these two nostrils are separated by this cartilaginous septum। The nostril leads to internal to the nasal cavity। अब ये जो nostrils हैं अंदर की तरफ जा रहे हैं, इसका डायग्राम दिखाऊंगी और पूरा बताऊंगी कि वो अंदर की तरफ जा रहे हैं और कहाँ पर ओपन हो रहे हैं, नेसल कैविटी के अंदर ओपन हो रहे हैं। द नेसल कैविटीज आर सेपरेटेड बाय ओरल कैविटी बाय अ बोनी पैलेट। जो हमारा नेसल कैविटी है और वो ओरल कैविटी, यहाँ पर जो पूरा ओरल कैविटी प्रेजेंट होती है, हमारा माउथ और नेसल कैविटी, कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपने कोई चीज़ नाक में डाली और वो आपके मुंह में आ गई हो। हाँ, गले में कई बार आ जाती है, बट हमारे ओरल कैविटी में नहीं आती। जो ओरल कैविटी होता है उसमें और जो आपका नेसल कैविटी होता है, दे आर सेपरेटेड बाय अ पैलेट। वो एक पैलेट जो होता है उसके थ्रू सेपरेटेड होता है। इट बियर्स अ हेयर टू चेक द एंट्री ऑफ लार्ज पार्टिकल्स थ्रू अलॉन्ग विद द एयर। हमारे जो नॉस्ट्रल्स होते हैं उनके अंदर हेयर, म्यूकस और सीलिया प्रेजेंट होता है, सो दैट कि जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं उसके अंदर बहुत सारा डस्ट होता है और बहुत सारे सूट पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा लार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो हमें नहीं दिखते, बट हमारी बॉडी के लिए वो लार्ज पार्टिकल्स हैं, सो दैट कि हम उनको इनहेल ना कर लें। हमारी बॉडी के अंदर वो जो बेकार पार्टिकल्स हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं हैं, वहाँ पर वो जो म्यूकस होता है उसके साथ वो चिपक जाते हैं और जो हमारा एयर होती है, जो हेयर्स होते हैं वो उस एयर को छान के, उस एयर को फिल्टर करके हमारी बॉडी के अंदर पहुंचाते हैं, सो दैट कि हमारी बॉडी के अंदर फ्रेश एयर जाए। जो हमारी बॉडी है उसके अंदर कोई भी पॉल्यूटेड पार्टिकल्स या पॉल्यूटेड एयर ना जाए।
It bears here to check the entry of the large particles along with the air. The inner surface of the nasal passage is lined by a ciliated and sensory epithelium and mucus secreting cells. The nasal chambers perform the following function. अभी मैंने आपको बताया कि mucus present होता है, ciliated epithelium होता है, जो सीलिया क्या होते हैं, आपके छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं कुछ इस तरीके से। वो क्या करते हैं, वो मूव करते हैं, आगे पीछे मूव करते हैं, इस तरीके से मूव करते हैं। तो जो एयर होती है जो हम ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उसके अंदर क्या होता है, कई बार जो हम एयर लेते हैं उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा आपके डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, सो दैट कि वो इनहेल ना हो जाए, एयर के साथ बॉडी के अंदर ना चले जाएं। तो वहाँ पर जो सीलिया होता है, म्यूकस होता है, जो हेयर होते हैं, वो उस चीज़ को ट्रैप कर लेते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो एयर जा रही है वो फिल्टर होकर जाए, और वो वहाँ पर हमारी जो एयर होती है उसको वार्म करने का भी काम करते हैं। हम अगर आप नाक पे हाथ लगा के एयर को जो आपने एक्सेल करोगे तो वो गर्म होती है, ना कि जो हम नॉर्मल लेते हैं। बाहर के टेम्परेचर वाली एयर जो अब हम इनहेल करते हैं तो वो गर्म होकर हमारी बॉडी के अंदर जाती है। इट वार्म्स द इनहेल्ड एयर, इट एड्स द मॉइस्चर टू द इनहेल्ड एयर। अगर आपने नोटिस किया हो, बहुत ही ज़्यादा ठंडा मौसम होता है, मतलब जो आपका एयर है उसके अंदर मॉइस्चर बहुत कम प्रेजेंट है। अगर हम वो एयर इनहेल करते हैं, या फिर अगर मैं बात करूं कि कई ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर हवा बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती, मतलब जो आपका मॉइस्चर कंटेंट है वो एयर के अंदर बहुत ही कम प्रेजेंट होता है। अगर हम वो एयर इनहेल करते हैं ना, तो कई बार जो ब्लड होता है वो नाक से आना शुरू हो जाता है। वहाँ पर क्या होता है, क्योंकि हमारा मॉइस्चर नहीं वहाँ पर होता, और जो इनहेल एयर कर रहे हैं उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट नहीं होता, वो एयर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से वो नाक से खून आना, ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, जो हमारे नोज़ के अंदर म्यूकस प्रेजेंट है, वाटर सब्सटेंस प्रेजेंट है, वो क्या करते हैं, उस चीज़ को ऐड करते हैं, उस एयर के अंदर मॉइस्चर ऐड करते हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर जाता है। द म्यूकस एंड सीलिया प्रेजेंट इन नेसल चैम्बर्स entraps द डस्ट एंड हार्मफुल पार्टिकल्स thus cleansing द इनहेल्ड एयर। अभी मैंने बताया जो म्यूकस पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और जो आपके सीलिया प्रेजेंट होते हैं वो हमारे नेसल चैम्बर में प्रेजेंट होते हैं, और उस चीज़ को हम इनहेल करते हैं। जो इनहेल एयर कर रहे हैं हम, उसके अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो आपका सीलिया और आपके हेयर हैं वो उस चीज़ को इंट्रैप कर लेते हैं, जिससे फ्रेश एयर, जो आपकी क्लीन एयर होती है, वो हमारी बॉडी के अंदर जाती है। सेंसरी ऑल फैक्ट्री सेल्स डिटेक्ट द ऑर्डर ऑफ द एयर। हमारी नाक क्या करती है, कोई भी स्मेल होती है, कोई भी ऑर्डर होता है, उसको क्या करती है, स्मेल करती है। फाउल स्मेल होगी तो हमें पता चल जाएगा। हमारी जो नोज़ होते हैं उसके अंदर सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ऑल फैक्ट्री लोब भी जिसे हम बोलते हैं। कोई भी अच्छी स्मेल आ रही है तो हम उस चीज़ को भी क्या करते हैं, स्मेल कर पाते हैं। दिस इज़ अ डायग्राम शोइंग अ नेसल कैविटी, नेसल चैम्बर। जो मैं पैलेट की बात कर रही थी वो ये है, ये आपका ओरल कैविटी है। मुंह खोलोगे तो ये वाला पार्ट क्या है, आपका ओरल कैविटी। ये क्या है, आपका नेसल कैविटी। ये पूरा क्या है, आपका नेसल कैविटी। यहाँ पर ये दोनों चीज़ें एक पैलेट से सेपरेटेड हैं। दिस इज़ अ सॉफ्ट पैलेट, दिस ये वाला जो है ये, और सॉफ्ट पैलेट इज़ प्रेजेंट। तो ये जो हमारा एंटीरियर आगे वाला नेसल चैम्बर है, और यहाँ पीछे जब हम बात करते हैं, मतलब अगर आप पीछे की तरफ जाओगे तो वहाँ पे भी क्या है, पीछे आपका नेसल कैविटी प्रेजेंट है। आपको बाकी डायग्राम के अंदर और कुछ नहीं देखना, सिर्फ मैंने आपको ये दिखाया कि जो हम बात कर रहे हैं पैलेट की, कि जो नेसल कैविटी है वो ओरल कैविटी से किस तरीके से सेपरेटेड है। दे आर सेपरेटेड बाय अ सॉफ्ट पैलेट लाइक स्ट्रक्चर। तो यहाँ से चीज़, यहाँ से हमारे ट्रैकिया के जो ईसोफेगस है उसके अंदर चली जाती है, मतलब गले के अंदर आ जाती है, बट यहाँ से यहाँ पर नहीं आती। फेरिनेक्स की बात करें कि फेरिनेक्स क्या होता है, आपका जो आपके दोनों नॉस्ट्रल्स हैं, दे आर एंटर इनटू अ फेरिनेक्स। नॉस्ट्रल्स, नेसल कैविटी, फिर उसके बाद वो किसके अंदर चले गए, फेरिनेक्स के अंदर चले गए। दैट इट इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। यहाँ पर क्या आपका एक कॉमन पैसेज है फूड और एयर का, फेरिनेक्स जो होता है कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, ये ऐसे
they are common passage for food and air, but there is a flap like structure is present which prevent the entry of food into the windpipe which is called epiglottis. उसके बारे में भी अभी बात करेंगे. And posteriorly it has two opening, dorsal opening of gullet leading to the esophagus and the ventral opening of the glottis leading to the trachea. जो आपके there are two openings are present. जो आपके dorsal opening होती है जो कि किसके अंदर, esophagus के अंदर open होती है which is your food pipe, और जो आपकी ventral opening होती है which is called glottis which is open into a leading to the trachea, जो कि किसके अंदर जाती है, trachea के अंदर जाती है which is your windpipe. A cartilaginous flap called the epiglottis is present. ये है, मान लो कि ये जो आपका ट्रैकिया है और इसोफेगस है वो प्रेजेंट है, सो दैट कि फूड ट्रैकिया के अंदर एंटर ना हो जाए, तो वहाँ पर एक ग्लॉटिस प्रेजेंट होता है. जैसे ही हम फूड इनटेक करते हैं तो जो आपका ईसोफेगस होता है उसके अंदर वो फ्लैप आ जाता है अपने आप. जब हम फूड अंदर चला जाता है तो वो फ्लैप उसके ऊपर भी प्रेजेंट होता है, वो फ्लैट अपने आप ऊपर नीचे होता रहता है. इसलिए बोला जाता है कभी भी बोलते टाइम खाना खाते टाइम बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि हम जब हम बोल रहे होते हैं तब हम एयर इनटेक कर रहे होते हैं मुंह से भी और नाक से भी. तो वहाँ पर क्या होता है कि जो खाना होता है वो कई बार विंड पाइप में चला जाता है. विंड पाइप में अगर खाना चौक हो जाए, विंड पाइप चौक हो जाए तो डेथ हो जाती है. इसलिए कई बार पीछे से मारा जाता है कि जो खाना है वो दोबारा से जो हमारा ईसोफेगस है उसके अंदर आ जाए. एपिग्लॉटिस गार्ड्स द एंट्री टू द ट्रैकिया. अभी मैंने बताया कि जो आपका एपिग्लॉटिस है वो क्या होता है, गार्ड करता है एंट्री ऑफ ट्रैकिया को, मतलब जो आपका ट्रैकिया के ऊपर एपिग्लॉटिस प्रेजेंट होता है सो दैट कि फूड पार्टिकल ट्रैकिया के अंदर ना जा सके. वी स्वेलो सम फूड और ड्रिंक द एपिग्लॉटिस cover the opening of trachea to prevent the food or drink even entering the respiratory tract. respiratory tract के अंदर कोई भी food particle या drink particle नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो वहाँ पर क्या करेगा, हमारे respiratory system को harm कर देगा. नेक्स्ट बात करते हैं larynx की, which is called your voice box. फेरिनेक्स ओपन इनटू अ इंटीरियर वाइडर पार्ट ऑफ द ट्रैकिया. अब यहाँ पर पीछे की तरफ लेरिनेक्स प्रेजेंट है विच इज़ कॉल्ड लेरिनेक्स थ्रू ग्लॉटिस. किसके थ्रू ओपन हो रहा है, वो ग्लॉटिस के थ्रू ओपन हो रहा है. दे आर टू ओपनिंग. आप याद रखिएगा कि ग्यूलेट के अंदर जो आपका पोस्टीरियर पार्ट है दो ओपनिंग प्रेजेंट है विच इज़ कॉल्ड ग्यूलेट, और जो आपका वेंट्रल है उसके अंदर दो ओपनिंग प्रेजेंट है विच इज़ कॉल्ड योर ग्लॉटिस. Anterior swelling, a small leaf-like cartilaginous flap. Epiglottis is present, which covers the glottis to prevent the entry of food and water. अभी मैंने इसी चीज़ की बात करी कि वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ट्रैकिया के ऊपर, सो दैट कि हमारा फूड पार्टिकल और वाटर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में ना जा सके, विच इज़ कॉल्ड योर एपिग्लॉटिस. एंड देयर इज ऑल्सो अ ग्लॉटिस इज प्रेजेंट विच prevent the entry of food and water particle into the trachea. Internally, larynx contain the two vocal cords which vibrate when air passes in between them and produce sound with the help of palate, buccal cavity, tongue and lips. अब हमारे मुंह के अंदर एयर गई, ग्लॉटिस के थ्रू वहाँ पर क्या हुआ, साउंड वाइब्रेट हुई. साउंड वाइब्रेट होने से क्या हुआ, जो मेरी टंग है, मेरे लिप्स हैं, मेरी ओरल कैविटी है, मेरे पैलेट है, जो उसकी हेल्प से एक साउंड वाइब्रेट होगा जिसकी वजह से मैं वो साउंड प्रोड्यूस कर पा रही हूँ. जो मैं ये बोल रही हूँ ना आपसे, जो हम बात करते हैं एक दूसरे से, वो एक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से हमें पता है कि हम वो एयर ही तो है जो हम इनहेल करके बोल पा रहे हैं. मैं आपका नाक मुँह बंद कर दूँ तो आप बोल पाओगे? कोशिश करके देख लेना, नहीं बोल पाओगे. इवन प्रॉपर वॉइस ही नहीं निकलती है. तो वो जो एयर हम नॉर्मली इनटेक कर रहे हैं तो उससे क्या होता है कि जो ग्लॉटिस है जिसकी वजह से वो जो एयर इनहेल हो रही है, लाइनेक्स के अंदर टू वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट है, वहाँ पर जो वॉइस होती है जो वो वाइब्रेट होती है, जो हमारी वॉइस बॉडी से बाहर आ रही है, जो हम बोल पा रहे हैं वो किसकी हेल्प से बोल पा रहे हैं, हम टंग, लिप्स, ओरल कैविटी और पैलेट के थ्रू. द लेरिनेक्स इज वेरी इनकॉन्स्पिक्यूअस बिफोर प्यूबर्टी, बट आफ्टर प्यूबर्टी इन मेल्स इट इज़ बिकम मोर प्रोमिनेंट, प्रोट्रूड्स एंड इट इज़ कॉल्ड एडम्स एप्पल. कईयों को पता होगा, कईयों को नहीं पता. वॉइस के अंदर यहाँ पर लेरिनेक्स वॉइस बॉक्स के अंदर यहाँ पे थायराइड ग्लैंड के ऊपर बहुत सारे कार्टिलेजिनस फ्लैप्स आ जाते हैं विच इज़ 90 डिग्री के होते हैं. तो वो क्या होते हैं, जो आपके वो वॉइस के अंदर यहाँ पर
प्रेजेंट होता है थायरॉयड लैरिंक्स जो वॉइस बॉक्स होता है, मतलब इट इज़ अ काइंड ऑफ थायरॉयड ग्लैंड्स एंड कार्टिलेजिनस फ्लैप्स आर प्रेजेंट विच इज़ 90 डिग्री। तो वो क्या कहलाता है, आपका एडम्स एप्पल कहलाता है। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि गर्ल्स के अंदर एडम्स एप्पल क्यों नहीं दिखाई देता, गर्ल्स के अंदर एडम्स एप्पल इसलिए नहीं दिखाई देता, जब हम बात करते हैं मेल्स की, तो मेल्स हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं जब वो प्यूबर्टी पे आते हैं, मतलब प्यूबर्टी के बाद ही उनके अंदर दिखाई देते हैं, उससे पहले नहीं दिखाई देते। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो उनके हार्मोन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं, थायराइड ग्लैंड्स के अंदर हार्मोन्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो पिच होती है वो लो हो जाती है और जो आवाज़ होती है वो भारी हो जाती है। बट गर्ल्स के अंदर जो पिच होती है वो हाई हो जाती है और उनकी आवाज़ लो हो जाती है। उनका जो थायराइड ग्लैंड्स के अंदर कार्टिलेजिनस फ्लैप होते हैं वो 120 डिग्री पर होते हैं, जबकि बॉयज़ के अंदर 90 डिग्री पर होते हैं, जिसकी वजह से वो उनके गले के अंदर दिखाई देता है। अगर फीमेल के अंदर भी होता है बट दिखाई नहीं देता, आप अगर यहाँ पे गले पे यहाँ पे टच करके देखोगे, ऐसे करोगे तो वो ऊपर नीचे मूव होता है। फिजिकली जब आप टच करोगे तो वो दिखाई दे आपको महसूस होता है, बट जो मेल्स होते हैं उनके अंदर प्रोमिनेंट होता है, बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। जो आपका फेरिनेक्स है उसके बारे में देखते हैं, फेरिनेक्स और लेरिनेक्स। जो आपके नोस्ट्रल्स थे वो किसके अंदर ओपन हो रहे थे, हमारे फेरिनेक्स के अंदर। नेसल कैविटी जो आपका नेसोफेरिनेक्स है, ओरोफेरिनेक्स है और लैरिंगोफेरिनेक्स है, ये सारे के सारे कंप्राइज करते हैं फेरिनेक्स को। यहाँ पर जो मैं बात कर रही थी ग्लॉटिस की, ये देख रहे हो, अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, एयर इनहेल करी, ट्रैकिया यहाँ पर प्रेजेंट है, ईसोफेगस यहाँ पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो एपिग्लॉटिस है ये क्या कर रहा है, उस चीज़ को बचा रहा है। अगर मैं यहाँ से खाना खा रही हूँ तो ये यहाँ पर जाए, ना कि यहाँ पर आए, यहाँ पर नहीं आना चाहिए। यहाँ पर आने के लिए क्या करता है, ये जो ग्लॉटिस होता है ये खुला होता है। जैसे मैं खाना अंदर लेना शुरू करूँगी ये अपने आप ऊपर आ जाएगा, सो दैट कि ट्रैकिया के अंदर फूड ना जा पाए। This is a voice box, larynx. In males, it is very prominent, which is called Adam's apple. Epiglottis, tongue, oral cavity, and this is a hard palate, which is present. यहाँ पर आगे की तरफ present होता है, पीछे की तरफ soft palate present होता है, which separates the oral cavity from the nasal cavity. This is the Adam's apple. Boys के अंदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, फीमेल्स के अंदर होता है, दिखाई नहीं देता, क्योंकि उनके जो कार्टिलेजिनस फ्लैप होते हैं जो इसके ऊपर प्रेजेंट होता है वो 120 डिग्री पे होते हैं, और जो बॉयज़ के अंदर होते हैं वो 90 डिग्री पे दिखाई देते हैं। दैट्स वाई उनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट, मतलब एट द टाइम जब वो प्यूबर्टी स्टेज पे आ जाते हैं तब ये बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। नेक्स्ट इज योर ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स। ट्रैकिया जो कि विंड पाइप है, फेरिनेक्स हो गया, लेरिनेक्स हो गया, अब वो किसके अंदर ओपन हो जाएगा, ट्रैकिया के अंदर। इट इज़ 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द लेरिनेक्स। लेरिनेक्स यहाँ पर प्रेजेंट था, उसी की ही बेस से स्टार्ट हो गया, विच इज़ 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड पासिस थ्रू द नेक एंड रीचेज अप टू द मिडल ऑफ द थोरैक कैविटी। थोरैक कैविटी जो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ ना, हमारी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, हेड, थोरैक्स एंड नीचे वाला जो पार्ट होता है, वेस्ट से नीचे वाला जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, हमारा एब्डोमेन। तो जो हमारा थोरैक कैविटी है, हाफ ऑफ द थोरैक कैविटी, पूरा स्टमक तक नहीं जा रहा है, यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ हमारे लंग्स तक जो होता है वहाँ तक ट्रैकिया ओपन होता है। उसके बाद ईसोफेगस जो होता है वो पीछे से जा रहा होता है, क्योंकि नीचे जो हमारा स्टमक है वहाँ तक ट्रैकिया की ज़रूरत नहीं होती। तो हाफ थोरैक कैविटी के अंदर हमारे सिर्फ चेस्ट तक ही वो प्रेजेंट होता है, जो कि फर्दर किसके अंदर डिवाइड हो जाता है, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, जो कि लंग्स के अंदर जा रहे होते हैं। ट्रैकिया इज सपोर्टेड बाय अ इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेजिनस फ्लैप, कार्टिलेजिनस रिंग, सो दैट कि कोलैप्स ना हो। कोलैप्सिंग जो हमारा ट्रैकिया है, जब हम एयर इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो ऊपर नीचे होता है, एक दूसरे के साथ वो जो है वो आपस में कोलैप्स ना हो जाए, इसकी वजह से वहाँ पर हाफ सी शेप लाइक स्ट्रक्चर, इस तरीके का ये आपका ट्रैकिया है, इसके वहाँ पर हाफ सी शेप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, सो दैट इट प्रिवेंट द कोलैप्सिंग ऑफ द ट्रैकिया। इंटरनली इट इज लाइंड बाय सीलिएटेड एपिथेलियम एंड म्यूकस। अंदर की तरफ सीलिएटेड एपिथेलियम और म्यूकस प्रेजेंट होता है। ज़्यादातर जो हमारे इनहेल एक्सहेल करने वाले पार्ट होते हैं उनके अंदर सीलिएटेड एपिथेलियम टाइप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। वहाँ पर एक सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो
किसी भी पार्टिकल को इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। म्यूकस सिक्रेटिंग स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल सेल्स। स्यूडो मतलब देखने के लिए तो स्ट्रेटिफाइड हैं बट स्यूडो हैं, दे आर नॉट अ कंप्लीटली stratified cells, they look like a stratified cells to trapping the dust particles and microbes। तो जो वो ट्रैकिया के अंदर सीलिया प्रेजेंट है ना और म्यूकस प्रेजेंट है, वो इसलिए प्रेजेंट है सो दैट कि अगर हमने जो एयर इनहेल करी है उसके अंदर कोई माइक्रोब बच गया है जो कि हमारे नॉस्ट्रल चैम्बर में इंट्रैप नहीं हो पाया है, तो वो वहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यूकस के अंदर सीलिएटेड एपिथेलियम के अंदर ट्रैप हो जाएगा और हमारी बॉडी के अंदर नहीं जा पाएगा। Through the beating of the cilia, they also push the dirts and microbes outside। जो हम सुबह कई बार होता है ना कि हम अपना जो ट्रैकिया होता है उसको साफ़ कर रहे होते हैं, गला साफ़ कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर जो बॉडी से बाहर वो डस्ट पार्टिकल्स, वो जो स्पूटम आ रहा है, वो जो कफ आ रहा है, वो इसी वजह से आ रहा है क्योंकि जो हमारी ट्रैकिया के अंदर सीलिया प्रेजेंट है वो उस चीज़ को बाहर मूव कर रहा है। सीलिया जो होते हैं वो इस तरीके से ऊपर नीचे मूव होते हैं और जब हम बीटिंग करते हैं तो वो क्या करता है, वो उस म्यूकस को और सीलिया को बॉडी से बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रोंक्यूल्स की। इन द मिडल ऑफ द थोरैक कैविटी ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू द टू ब्रांचेस विच इज कॉल्ड ब्रोंकाई। सिंगल is bronchi and two are bronchioles. I will show the diagram in which trachea containing a C-shaped cartilaginous flap which which prevent to collapse the trachea, and bronchi, the trachea is divided into a two part. These are short branches which enter into the left and right lung. Left और right lung में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। Bronchi also supported by a C shape, क्योंकि वहाँ पर भी क्या होता है, कार्टिलेजिनस रिंग, वहाँ पर भी हम जो आपका लंग्स हैं दे आर फॉर रेस्पिरेशन, कोलैप्स ऑफ एयर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इनसाइड द लंग्स ब्रोंकाई डिवाइडेड इनटू अ मैनी ब्रोंक्यूल्स, सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। ईच ब्रोंक्यूल्स टर्मिनेटेड इनटू अ सैक लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड योर एल्वियोलर सैक। इसके बारे में भी देखते हैं क्योंकि जो हमारा मेन डिफ्यूजन ऑफ एयर हो रहा है ना, जो हमने एयर इनटेक करी है, अभी तक हम एयर ले ही रहे हैं, ट्रैकिया के थ्रू, लेरिनेक्स, फेरिनेक्स के थ्रू इनटेक कर रहे हैं, आउटटेक कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि हम अभी ले रहे हैं। अब जो यहाँ पर एल्वियोलर सैक की बात हुई है वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैस होना शुरू होगा विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। ट्रैकिया, ये लेरिनेक्स है, जो लेरिनेक्स है वो फर्दर किसके अंदर आपका कंटिन्यू हो रहा है, ट्रैकिया के अंदर, कार्टिलेजिनस ट्रैकियल। दीज आर अ स्मॉल सी शेप्ड, a small C-shaped tracheal cartilaginous flaps are present so that कि जब हम कोई चीज़ इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, कोलैप्स, वो चीज़ क्या हो, कोलैप्स ना हो। राइट लंग इज प्रेजेंट, लेफ्ट लंग इज प्रेजेंट, लेफ्ट ब्रोंकस इज प्रेजेंट, राइट ब्रोंकस इज प्रेजेंट। दिस ट्रैकिया इज फर्दर डिवाइडेड, दो पार्ट में डिवाइड हो गई, विच इज़ वन इज कॉल्ड ब्रोंकाई, ज़्यादा हैं तो ब्रोंकस। बाइफर्केशन ऑफ द ट्रैकिया, ये क्या हो गया, बाइफर्केशन। फिर उसके बाद ये क्या हो गए, छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स बनने शुरू हो गए। अब यहाँ पर क्या होगा, आपके छोटे छोटे फ्लैप कह रही हूँ, बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे जो कि क्या होंगे, आपके एल्वियोलर सैक होंगे, जहाँ से डिफ्यूजन ऑफ गैस स्टार्ट होगा, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैस O2 और CO2 का एक्सचेंज होना स्टार्ट होगा। एल्वियोलर सैक की अगर मैं बात करूं, दे आर द एक्चुअल साइट ऑफ रेस्पिरेशन, जो मैं अभी बात कर रही थी कि अभी तक हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं। अब इन्होंने ये बोला है कि दैट इज़ द एक्चुअल साइट ऑफ रेस्पिरेशन, एक्चुअल साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सो दे आर कॉल्ड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। याद रखना इसे कि जो आपका एल्वियोलर सैक है वो क्या कहलाता है, आपका फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स कहलाता है। द वॉल ऑफ द एल्वियोलर सैक इज एक्सट्रीमली थिन सो दैट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन बी ईजिली डन। अगर थिक होगी तो ईजिली डन नहीं होगा, थिन होगी तो ईजिली डन होगा। विच इज़ कवर्ड बाय अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज क्यों, क्योंकि वो ब्लड लंग्स के अंदर, हार्ट के अंदर जाएंगे, हार्ट से पूरी बॉडी के अंदर, अपर बॉडी, लोअर बॉडी,
के अंदर जाएंगे, जहाँ पर अब लंग्स, जो ब्लड था वो लंग्स के पास आया, लंग्स के पास क्या था, ऑक्सीजन प्रेजेंट था, वो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर डिसॉल्व हुआ और वो जो ब्लड है वो दोबारा से हार्ट के अंदर गया और हार्ट से अपर बॉडी लोअर बॉडी के अंदर गया और अपर बॉडी और लोअर बॉडी के अंदर जहाँ पे जो जो ऑर्गन्स प्रेजेंट थे, जहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन की रिक्वायरमेंट थी, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, वो वहाँ पर गए और वहाँ पर उन्होंने उन सेल्स को, उन ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करी। Respiratory gases exchange between the blood and alveolar sac by diffusion through the alveolar wall. डिफ्यूजन की बात आई कहाँ पर, एल्वियोलर वॉल के अंदर। अभी तक डिफ्यूजन की बात नहीं आई थी क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन रिच एयर डिसॉल्व नहीं हो सकती विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। वो सिर्फ और सिर्फ हम इनटेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ नॉस्ट्रिल्स, द आउटर चैम्बर विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी एंड इट इज द स्पेशल ऑर्गन्स प्रेजेंट इन द हायर ऑर्गेनिजम्स फॉर ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन के लिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, ब्रीदिंग के लिए एक्सटर्नल चैम्बर्स आर प्रेजेंट, एक्सटर्नल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट सो दैट वी इनटेक एयर विच इज़ रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। But inside the body, alveolar sac is present through which exchange of gas is done with the help of diffusion. वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एल्वियोलर सेक प्रेजेंट है। एल्वियोलर सेक के अंदर ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है जस्ट बिकॉज ऑफ ब्लड इन विच द ऑक्सीजन डिसॉल्व एंड इट ट्रांसपोर्ट टू द हार्ट एंड through which it goes to the upper body, downward body, so that the exchange of gases occur between for the cellular respiration. The approximately 3,000 to 700 million alveoli is present inside the lungs which provide the large surface area of exchange of gases. इसीलिए बोला जाता है कि कभी भी स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि 300 to 700 मिलियन एक्सचेंज alveoli आर प्रेजेंट। अगर ये चौक हो जाएं तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही कम ऑक्सीजन डिसॉल्व होगी, मतलब वो एयर डिसॉल्व होगी जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, चौक हो जाएगा जिसकी वजह से बहुत सारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होने शुरू हो जाते हैं। अगर आप अपना रेस्पिरेशन सिस्टम या फिर अपना इनहेलिंग पावर इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो एयर इनहेल करिए, उसे थोड़ी देर रोक कर रखिए सो दैट कि आपके जितने भी एल्वियोलाई हैं वो ओपन हो सकें और उनके अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व हो सके। इसलिए बोला जाता है कभी भी जल्दी सांस नहीं लेनी चाहिए, इनहेल करो, थोड़ी देर सांस को रोक के रखो सो दैट कि हमारे जितना भी एल्वियोलाई हैं वो ओपन हो सकें और उनके अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके। बिकॉज इट इंक्रीज अवर रेस्पिरेशन रेट, इट इंक्रीज द dissolving quantity of oxygen inside our body, which is very important for our body because our body do not take carbon dioxide and there is no cellular respiration occur in the presence of CO2. Our body is only aerobic respiration. Bronchi, bronchial tree and lungs. यहाँ पर जो डायग्राम शो हो रहा है वो ये है कि आपके लंग्स का डायग्राम है। इसके अंदर आपके लेरिनेक्स जो है, प्राइमरी ब्रोंकाई, ट्रैकिया है जो कि फर्दर डिवाइडेड हो गया है किसके अंदर, आपका ब्रोंकाई के अंदर। देयर आर सेकेंडरी, देन उसके बाद दे आर फर्दर डिवाइडेड, दे आर कॉल्ड टर्शरी एंड दे आर कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स जो कि फर्दर डिवाइडेड हो चुके हैं। यहाँ पर एल्वियोलाई और एल्वियोलर डक्ट की बात की गई है। ये दे आर स्मॉल बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट। यहाँ पर कैपिलरीज, वेन्स प्रेजेंट हैं। ठीक, ये जो कैपिलरीज और वेन्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं दे आर ब्लड कैपिलरीज। जो यहाँ पर ऑक्सीजन डिसॉल्व हो रही है वो जो ब्लड है वो इस ऑक्सीजन को लेगा और हमारी पूरी बॉडी के अंदर जाएगा, जहाँ पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उनको वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट इज योर लंग्स। The lungs are a pair of spongy ball-like triangular cells. यहाँ पर हम बात करते हैं the lungs are the pair of spongy bag-like triangular structure which is situated in the thoracic cavity. किसके अंदर प्रेजेंट है वो, thoracic cavity के अंदर प्रेजेंट है। thoracic cavity कौन सी, जो हमारी
नीचे थॉरिक जो हमारा नेक के नीचे वाला मतलब ये हेड वाला पार्ट है, नीचे वाला नेक वाला पार्ट है, वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, थॉरिक कैविटी, खाली स्पेस प्रेजेंट है जो कि कवर्ड है किससे, रिब केज। जो आपके लंग्स हैं वो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, रिब केज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अलॉन्ग विद द हार्ट द लोअर सरफेस ऑफ द लंग रेस्ट एट द शीट विच इज कॉल्ड डायफ्राम। अभी मैंने डायग्राम दिखाया था ना, लंग्स प्रेजेंट है, उसके नीचे एक शीट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड योर डायफ्राम। द डायफ्राम सेपरेट्स द थॉरिक कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी। जो हमारा एब्डोमिनल कैविटी होता है उससे हमारे थॉरिक कैविटी को सेपरेट करती है। मतलब जहाँ पर डायफ्राम शुरू हुआ उससे नीचे वाला पार्ट क्या है आपका एब्डोमिनल कैविटी है, और उससे ऊपर वाला पार्ट क्या है आपका थॉरिक कैविटी है। Each lung is enclosed in a double-walled membrane and pleura which form a fluid-filled sac which is called pleural sac। क्यों प्रेजेंट होता है, क्योंकि मान लो कि ये कोई चीज़ प्रेजेंट है, ये कुछ भी प्रेजेंट है, मतलब ये लंग्स है, इसके बाहर और इसके बीच में अगर मैं कोई स्पेस प्रोवाइड कर दूं, मतलब ये देखो इसके बीच में यहाँ पर कोई स्पेस प्रोवाइड कर दूं और यहाँ वाला जो बीच वाला स्पेस है उसको क्या करूं कि वाटर से फिल कर दूं या फिर किसी भी फ्लूइड से फिल कर दूं। मान लो कि ये क्या है, मेरा लंग्स प्रेजेंट है, ठीक है, और इसके बाहर एक आउटर वॉल प्रेजेंट है विच इज़ कॉल्ड प्लूरल सैक, ठीक। और यहाँ पर इसके बीच में मैं क्या करूँ, कोई भी फ्लूइड फिल्ड कर दूँ, ये क्या है, मेरा फ्लूइड है। और अगर मैं लंग्स को हार्म पहुंचाने की कोशिश करूं या फिर इनके ऊपर मैकेनिकल इंजरी होने की चांसेस हों, तो आपको क्या लगता है सीधा लंग्स को डैमेज होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसके बीच में एक शॉक एब्जॉर्बर प्रेजेंट है विच इज़ कॉल्ड अ प्लूरल सैक एंड विच इज़ फिल्ड विद अ फ्लूइड विच इज़ कॉल्ड प्लूरल सैक। प्लूरल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट and a pleural sac is present which protect the lungs from any kind of mechanical injury so that कि डायरेक्ट लंग्स के ऊपर कोई भी किसी भी तरीके की फिजिकल या मैकेनिकल इंजरी ना हो। तो वहाँ पर जो वो सैक प्रेजेंट है, वो जो फ्लूइड प्रेजेंट है, वो जस्ट इसलिए प्रेजेंट है सो दैट कि वहाँ पर मैकेनिकल इंजरी ना हो, मैकेनिकल शॉक उसको ना लगे। Protect lungs from the mechanical shock and moist their surface which provide frictionless movement of the lungs। अब हम इनहेल कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, तो लंग्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होंगे। तो वहाँ पर क्या होगा, अगर वहाँ पे फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं होगा, फ्रिक्शनलेस मूवमेंट वहाँ पे प्रेजेंट होगी, तो वो तो जो उसकी वॉल है वैसे भी थिन है, तो वो क्या हो जाएगी, बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो वहाँ पर एक मॉइस्ट कंटेंट प्रोवाइड करता है, एक मॉइस्चर प्रेजेंट करता है सो दैट कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स भी हो रहे हैं तो वहाँ पर उनको फ्रिक्शन मिल सके, एक प्रॉपर लिक्विड मीडियम मिल सके सो दैट कि वहाँ पर जो उनके वॉल्स हैं वो किसी भी बॉडी ऑर्गन्स के साथ कोलैप्स या फिर रगड़ ना खाएं। द लंग्स आर इनक्लोज्ड इन अ रिब केज मेड अप ऑफ बोन्स विच इज़ कॉल्ड रिब्स। वहाँ पर जो आपके बोन्स होते हैं, जो आपके लंग्स होते हैं, वो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, एक रिब केज के अंदर प्रेजेंट होते हैं विच इज़ मेड अप ऑफ bones। Respiration in the human beings, it involves the two steps, breathing which is external respiration and cellular respiration which is your internal respiration। breathing और cellular respiration होता है। there are two type of respiration is present। external respiration मतलब जो inhale करी, अब internal respiration which is your cellular respiration which is done by diffusion। external respiration done with the help of nostrils। ये देखो यहाँ पर जो लंग्स का डायग्राम है वो दिखाया है कि जो आपके लंग्स हैं, एल्वियोलर सैक आर प्रेजेंट। देखो ये क्या है आपका ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स प्रेजेंट है, ये रिब केज प्रेजेंट है जो कि पूरा बोन लाइक स्ट्रक्चर है, ये आपका इतना थॉरिक कैविटी है यहाँ तक। यहाँ पर ये क्या है आपका डायफ्राम विच सेपरेट्स द थॉरिक कैविटी फ्रॉम द आपका जो एब्डोमिनल कैविटी है उससे उसको सेपरेट करता है। तो ये जो आपके रिब केज हैं इसके जो कट अवे है, मतलब अगर पीछे की तरफ से आप ऐसे देखोगे ये इस तरीके से फ्लैप होते हैं पीछे की तरफ, बैकबोन की तरफ। जो नीचे वाली जो 3 बोन्स होती हैं वो ओपन रहती हैं, बाकी जो ऊपर वाली जो बोन्स होती हैं वो पीछे की तरफ जाके पूरा बैकबोन की तरफ से जुड़ी हुई होती हैं। तो ये जो आपका लंग का डायग्राम है इसके अंदर लंग्स इनसाइड व्यू है, ब्रोंकाई हैं, सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स हैं, डायफ्राम प्रेजेंट है। ये एक तरफ वो दिखाई गई है जो लंग्स है, दूसरा तरफ दिखाया गया है कि जो आपका
क्या प्रेजेंट है आपका रिब केज के अंदर, और उसके यहीं पर ही एल्वियोलर सेक प्रेजेंट होता है विच इज़ फिल्ड विद अ फ्लूइड विच present a moist surface to the lungs and it protect the lungs from the any kind of mechanical shock and mechanical injury. Mechanism of breathing, exchange of gases and inhalation. जो अभी मैंने आपको बताया, there is two type of respiration is present which is called breathing, external respiration and cellular respiration which is your internal respiration. ब्रीथिंग इज अ मैकेनिज्म बाय विच एयर एंटर्स द लंग. हमने क्या किया, ब्रीथ किया, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, इनहेल करा वो एयर विच इज रिच इन ऑक्सीजन. एटमोसफेयर थ्रू द एयर पैसेज. ब्रीथिंग इन इन्वॉल्व्स ह्यूमन इन्वॉल्व्स द टू मैकेनिकल प्रोसेस, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. इनहेलेशन मतलब इंस्पायरेशन, एक्सहेलेशन मतलब एक्सपायरेशन, बाहर एयर को गिविंग आउट करना. It is an active energy required process which involves the contraction of diaphragm and intercostal muscles, expansion of the thoracic cavity. मैंने इनहेल करी एयर, मेरा जो आपका लंग्स होगा वो क्या हो जाएंगे, फूल जाएंगे. अगर आप एयर को इनहेल करोगे तो आपके जो थोरेसिक कैविटी है वो एक्सपेंड हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है. जैसे मैं उसको एक्सहेल करूँगी मैं नॉर्मल हो जाऊँगी, बट जैसे ही मैं इनहेल करूँगी एयर को वो क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, एक्सपेल हो जाएगी. जो हमारे मसल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे. मैं पूरी जो थोरेसिक कैविटी है वो एक्सपेंड हो जाएगी. ठीक है. द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिजल्ट्स इन द मूवमेंट ऑफ रिब केज इन फॉरवर्ड एंड आउटवर्ड डायरेक्शन. आप नॉर्मल रिब केज के ऊपर हाथ रख के देखो अपने लंग्स के ऊपर कि जब हम इनहेल करते हैं तब क्या होता है, एक्सहेल करते हैं तब क्या होता है, मूवमेंट होती है, आउटवर्ड इनवर्ड मूवमेंट होती है. द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्ट्रेटन्स. जब मैंने इनहेल करी एयर तो मेरी थोरेसिक कैविटी एक्सपेंड हो गई और जो मेरा डायफ्राम है वो ऊपर की तरफ आ गया. अब जैसे मैं बैठी हूँ, मैंने क्या किया, इनहेल करी एयर, तो ये जो थोरेसिक कैविटी है, जो डायफ्राम है वो ऊपर की तरफ आएगा. टच करके देखना कभी यहाँ पर, तो वो क्या होगा, ऊपर की तरफ आएगा. जैसे ही मैं एक्सहेल कर दूंगी वो क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा, मतलब वो रिलैक्स फॉर्म में चला जाएगा. दिस कॉजेज द इंक्रीज इन द थोरेसिक कैविटी, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी. अगर मैं बहुत थोड़ी देर के लिए सांस लूँगी, बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट क्वांटिटी में, जो कि हम कई बार करते हैं आफ्टर फिजिकल वर्क, हम बहुत जल्दी सांस लेना शुरू कर देते हैं. बट जब हम नॉर्मल होते हैं तो हम नॉर्मली ब्रीद आउट ब्रीद इन करते हैं. जितना ज़्यादा हम लंबी सांस लेंगे उतनी ही ज़्यादा थोरेसिक कैविटी एक्सपेंड होगी, उतनी ही ज़्यादा एल्वियोलर सेक एक्सपेंड होंगे, उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन विच इज़ एयर विच इज़ रिच इन ऑक्सीजन वो हमारी बॉडी के अंदर डिजॉल्व होगी. तो इंक्रीज इन लंग वॉल्यूम एंड डिक्रीज इन एयर प्रेशर इनसाइड. एयर का वॉल्यूम, जो वॉल्यूम ऑफ लंग्स है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और एयर का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर डिजॉल्व हो पाएगी. ड्यू टू डिक्रीज इन एयर प्रेशर the air rushes in lungs through nostrils, nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles. Thus, in the process of breathing in, the air sacs or alveoli of the lungs get filled with air containing oxygen. यहाँ पे भी मैं वही बात कर रही हूँ कि एयर से ऑक्सीजन, एयर विच इज़ रिच इन ऑक्सीजन जो होगी वो कंटेन होगी, वो बॉडी के अंदर जाएगी. जब हम एक्सपेंड करेंगे, जितना ज़्यादा हम एक्सपेंड करेंगे अपनी थोरेसिक कैविटी को, उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर डिज़ोल्व होगी, क्योंकि वहाँ पर एयर प्रेशर कम हो जाएगा. वहाँ पर जो आपका रश ऑफ एयर है वो नॉस्ट्रल, फेरिनेक्स, लेरिनेक्स के अंदर, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स के अंदर उतना ही ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे लंग्स के अंदर, थोरेसिक कैविटी के अंदर, एल्वियोलर सेक के अंदर जा पाएगी. और वहाँ पर जब हम बात करते हैं इनहेल की, तो थोरेसिक कैविटी एक्सपेंड हुई, सारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, इंटरकोस्टल मसल्स जितने भी होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव करेगा. नेक्स्ट इज योर एक्सहेलेशन और ब्रीदिंग आउट. अब मैं नॉर्मल रिलैक्स होने की होंगी, मतलब मैंने एक्सहेल कर दिया, अब मैं नॉर्मल हूँ. इट इज़ द प्रोसेस इन विच एक्सपल्शन और पुल आउट ऑफ द
फाउल एयर फ्रॉम द लंग्स ब्रॉट अबाउट बाय द रिलैक्सेशन ऑफ द इंटरकोस्टल मसल्स। यहाँ पर क्या हो गया, इंटरकोस्टल मसल्स क्या हो गई, रिलैक्स हो गई। डायफ्राम मसल्स क्या हो गई, रिलैक्स हो गई, क्योंकि मैंने जितनी भी फाउल एयर थी, जो बेकार एयर थी, वो बॉडी से बाहर निकाल दी। ड्यूरिंग एक्सपेलेशन द रिब्स एंड द डायफ्राम रिटर्न टू देयर नॉर्मल पोजिशन। अब वो दोबारा अपनी नॉर्मल पोजिशन पर आ गई। जब मैंने इनहेल करी थी तो वो एक्सपेंड हो गई थी due to relaxation of the muscles. This causes reduction in the volume of thoracic cavity and results in the lungs to their original size. वहाँ पर क्या हो गया, जो हमारे lungs थे वो क्या हो गए, अब original size पर आ गए, क्योंकि वहाँ पर air तो अब अंदर dissolve हो नहीं रही है वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या हुआ, exhalation के टाइम पे जो diaphragm है वो नीचे की तरफ move कर जाता है और जो lungs होते हैं वो अपने normal size पर आ जाते हैं। द एयर प्रेशर इनसाइड द लंग्स इंक्रीजेस। अब वहाँ पर एयर प्रेशर इंक्रीज हो गया, बट जब हमने इनहेल करा था एयर प्रेशर डिक्रीज हो गया था। एंड द एयर रशेज आउट द लंग्स थ्रू द ट्रैकिया नॉस्ट्रल्स एंड देन आउट ऑफ द बॉडी। अब वो यहाँ जितना भी ट्रैकिया नॉस्ट्रल से वो जो एयर थी, फाउल एयर, वो हमारी बॉडी से बाहर आ गई। वन ब्रीथ मीन्स वन इनहेलेशन एंड वन एक्सहेलेशन। ये नहीं कि एक इनहेल करिया, एक इनहेल करा और एक एक्सहेल करा, उसको हम दो नहीं मानते। एक ब्रीथ के लिए एक इनहेल, एक आउटेक, एक इनटेक, विच इज कॉल्ड वन ब्रीथ। द एवरेज ब्रीथ रेट इन द अडल्ट ह्यूमन रेस्ट इज अबाउट 15 to 18 मिनट्स का होता है। इट इंक्रीजेज विद द फिजिकल एक्टिविटी लाइक रनिंग। जब हम भागते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो ये ज़्यादा हो जाता है। During breathing cycle, the lungs always contain a residual volume so that there is a sufficient amount of oxygen also be absorbed and CO2 be released, and the residual air is leftover air, which is about 1500 ml. Here I am talking about a residual volume, a volume of air which is present inside the human lungs after exhalation the air. मैंने air exhale कर दी, मैंने inhale करी थी, फिर उसके बाद एक्सहेल कर दी। वहाँ पर जो एक्सहेल मैंने करी, कुछ अमाउंट ऑफ एयर बाहर गई, कुछ अमाउंट ऑफ एयर अंदर रही। वो क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन हो सके। अगर मैं कंप्लीटली एयर बाहर निकाल दूंगी तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो बचता ही नहीं। अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही नहीं बचेगा तो एक्सहेलेशन, जो आपका डिफ्यूजन ऑफ एयर है, वो कैसे होगा? जो डिफ्यूजन होगा, गैसेस का एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होगा? मैंने इनहेल करी एयर विच इज़ रिच इन ऑक्सीजन, मैंने एक्सहेल करी एयर विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, बट देयर आर सर्टेन अमाउंट ऑफ CO2 and O2 present inside my body, inside the lungs, so that कि diffusion occurs between the air which I am inhale again। अब मैंने CO2 और O2 मेरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक। CO2 क्या है, वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, O2 कम अमाउंट में प्रेजेंट है। ध्यान से बात सुनना, एल्वियोलर सेक के अंदर जो लंग्स थे उसके अंदर O2 ज़्यादा वॉल्यूम में प्रेजेंट हो गया एज कम्पेयर टू CO2 के। तो वहाँ पर क्या होगा, जो आपका CO2 है, अगर मैंने एयर इनहेल करी, जो O2 है वो ज़्यादा कम वॉल्यूम में प्रेजेंट होगी एज कम्पेयर टू CO2 के। तो जो एयर मैंने इनहेल करी विच इज़ रिच इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिच है, CO2 उसके अंदर कम है, तो वहाँ पर मुझे पता है कि मेरे लंग्स के अंदर O2 कम है और और जो मैंने बाहर से एयर ली है उसके अंदर O2 ज़्यादा है। मैं यहाँ पर डिफ्यूजन की बात कर रही हूँ। तो अगर मैंने जो एयर बाहर से ली है उसके अंदर O2 ज़्यादा है, मेरे लंग्स के अंदर O2 कम है, तो मूव कहाँ करेंगे जो ऑक्सीजन है वो किस तरफ मूव करेगी? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो वहाँ पर जो एयर इनहेल करी मैंने विच इज़ रिच इन ऑक्सीजन, वो अल्टीमेटली मेरे लंग्स के अंदर डिजॉल्व होगी ही होगी, क्योंकि वहाँ पर डिफ्यूजन हो रहा है। यहाँ पर मैं जो बात बोलने की कोशिश कर रही हूँ वो ये है कि मैंने जो एयर इनहेल करी वो O2 रिच थी, ठीक, और जो मेरी बॉडी के अंदर ऑलरेडी एयर प्रेजेंट थी उसके अंदर ऑक्सीजन थी बट बहुत कम क्वांटिटी में थी। तो अब डिफ्यूजन होने के लिए हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में मूव होना ज़रूरी है। अगर मेरी बॉडी के अंदर ऑलरेडी इतनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है जो कि बाहर वाले वॉल्यूम से ज़्यादा है, तो मेरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन तो डिज़ोल्व होगी ही नहीं। बट ये तभी डिज़ोल्व होगी जब मेरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम है और ऑक्सीजन बाहर वाली एयर के अंदर ज़्यादा है। दैट्स वाई जो रेजिडुअल वॉल्यूम है वो वॉल्यूम ऑफ एयर है विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द लंग्स आफ्टर एक्सहेलेशन।
एक्सेल करने के बाद जो थोड़ा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बच जाता है वो हमारी बॉडी के अंदर रहता है, सो दैट कि डिफ्यूजन हो सके, क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होना ज़रूरी है डिफ्यूजन होने के लिए। अगर मैं कंप्लीटली कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ख़त्म कर दूं तो डिफ्यूजन होने के कोई चांसेस ही नहीं है। तो यहाँ पर जो रेजिडुअल वॉल्यूम है विच इज़ लेफ्ट ओवर एयर विच इज़ अबाउट 15 ml, जो 1500 ml है वो हमारी बॉडी के अंदर बची रहती है। दिस इज ब्रीदिंग इन एंड ब्रीद आउट। डायग्राम, चेस्ट एक्सपेंड हुई जब मैंने ब्रीथ किया, रिब केज एक्सपेंड हुई जब मैंने ब्रीथ किया, जो डायफ्राम है वो क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मतलब सॉरी, मैंने पहले बोला था कि डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव हो रहा है जबकि डायफ्राम नीचे की तरफ मूव हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है कि जो डायफ्राम है उसके ऊपर, जो लंग्स है उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है और वो डायफ्राम नीचे की तरफ जा रहा है। तो डायफ्राम क्या हो गया, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ये देखो, कोई चीज़ है उसके ऊपर भार पड़ा, मतलब ये लंग्स थे, ये चीज़ भार इसके ऊपर थोड़ा सा मतलब एक्सपेंड हुआ क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम इंक्रीज हो गई, तो ये नीचे की तरफ हो गया। जैसे ही ये रिलैक्स हुआ तो ये ऊपर की तरफ हो गया। तो ब्रीदिंग इन के अंदर क्या हो गया, चेस्ट एक्सपेंड हुई, रिब केज एक्सपेंड हुआ, डायफ्राम क्या हो गया, जो आपका था वो नीचे की तरफ मूव हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। जब हम ब्रीद आउट की बात करते हैं तो चेस्ट क्या होता है, जो चेस्ट होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और जो डायफ्राम होते हैं वो रिलैक्स हो जाता है, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं। द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, एयर इनहेल करी, रिब केज एक्सपेंड हुआ, फिर एयर एक्सहेल करी, रिब केज क्या हो गया, दोबारा से नॉर्मल पोजीशन पे आ गया। और जो यहाँ पे जो डायफ्राम है, ये देखो ये वाला डायफ्राम जो है ये क्या हुआ, नीचे की तरफ मूव कर रहा है। यहाँ पर डायफ्राम क्या है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स एंड टिश्यूज़, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है इन लंग्स एंड टिश्यूज़ के अंदर, बेसिकली उसमें क्या होता है कि जो आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स एंड टिश्यूज़ के अंदर, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं लंग्स के अंदर और टिश्यूज़ के अंदर, अभी मैंने बताया था एल्वियोलर सैक के थ्रू। The concentration of oxygen in lung alveoli is higher than that of blood capillaries, क्योंकि वहाँ पर ब्लड कैपिलरीज, मैं दोबारा डिफ्यूजन की ही बात कर रही हूँ, एल्वियोलर सैक के अंदर ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ब्लड कैपिलरीज, तभी तो वहाँ पर ऑक्सीजन डिजोल्व हो पाएगी ब्लड कैपिलरीज के अंदर विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। अगर ऑलरेडी ब्लड कैपिलरीज के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो वहाँ पर O2 डिजोल्व तो नहीं होगी, क्योंकि डिफ्यूजन का प्रोसेस वहाँ पर एप्लीकेबल ही नहीं होता, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लो है ही नहीं। हमें तो पता है कि डिफ्यूजन क्यों हो रही है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। द alveolar sac outside the alveolar sac, so the oxygen diffuses from alveoli to the blood. The blood capillaries have the high concentration of O2. This bring about the diffusion of CO2 from blood to alveoli. अब यहाँ पर एक बात देखो, ब्लड कैपिलरीज के अंदर क्या थी, ऑक्सीजन रिच क्वांटिटी कम थी, लंग्स के अंदर ज़्यादा थी, बट ऑक्सीजन जो आपका ब्लड कैपिलरीज हैं उसके अंदर CO2 रिच क्वांटिटी ज़्यादा है, एल्वियोलर के अंदर कम है। अब एल्वियोलाई के अंदर O2 ज़्यादा है तो एल्वियोलाई से O2 किस में चली जाएगी, ब्लड कैपिलरीज में चली जाएगी, डिफ्यूजन हो गया। ब्लड कैपिलरीज के अंदर CO2 ज़्यादा है, एल्वियोलर के अंदर CO2 कम है, वो वहाँ से एल्वियोलर सैक में आ जाएगी, जिसके बाद वो हमारी बॉडी से बाहर आ जाएगी। तो ऐसे होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स। CO2 रिच किसके अंदर प्रेजेंट था, ब्लड कैपिलरीज के अंदर। क्यों प्रेजेंट था, क्योंकि वो ब्लड पूरी बॉडी से घूम कर आया था, पूरी बॉडी से वो ब्लड लेकर आया था, पूरी बॉडी के पास गया था, जहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन हुआ, जितने भी हमारे सेल्स थे उन्होंने काम किया और जो उनका बाय प्रोडक्ट CO2 था वो उन्होंने ब्लड को दे दिया कि भैया इसे बॉडी से बाहर निकाल दो। वो ब्लड आया किसके पास, लंग्स के पास। लंग्स के पास CO2 ज़्यादा थी, लंग्स के पास ऑक्सीजन ज़्यादा थी, ब्लड के पास ऑक्सीजन कम थी। एल्वियोलाई ने क्या किया कि तुम O2 लो और अंदर जाओ बॉडी ऑर्गन्स के पास, उनको जाके O2 दो। अब ब्लड कैपिलरीज के पास CO2, वो कहता है मैं इस CO2 को क्या काम करूँगा, आप एल्वियोलाई को CO2 दिया और उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया। दिस इज अकर ओनली बाय डिफ्यूजन। अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं है, डिफ्यूजन नहीं होगा।
Gases exchange in tissues. In cells and tissues, oxygen is continuously being used in releasing energy from food and CO2, and it is a byproduct of the रिएक्शन. ऑक्सीजन कंटिन्यूसली यूज हो रही है, फूड खा रहे हैं, बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, चल रहे हैं, सो रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, CO2 रिलीज हो रही है, कंटिन्यूसली ब्लड हमारे लंग्स के अंदर आता है, हार्ट के अंदर आता है, हार्ट से लंग्स के अंदर जाता है, बहुत जो आपका रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो चलता रहता है. Oxygen is supplied to the cells and tissues by oxygenated blood coming from the lungs. Oxygenated blood की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, जो अभी ब्लड कैपिलरीज की मैं बात कर रही थी कि वो लंग्स के पास आई, ऑक्सीजन डिजोल्व हुआ उसके अंदर क्योंकि लंग्स के पास ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा थी. विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन CO2 उसके अंदर लंग्स के जो ब्लड था उसके अंदर डिजोल्व हुई, वो ब्लड दोबारा से बॉडी के अंदर चला गया, पहले हार्ट के अंदर जाएगा, हार्ट से पंप होगा, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर इसकी सारी बात करेंगे कि किस तरीके से ब्लड अपर बॉडी और लोअर बॉडी में जाता है. Here also the exchange of gases occur due to the concentration gradient. Concentration gradient के बेसिस पे ही exchange of gases होगा, अदरवाइज नहीं होगा. The concentration of oxygen is more in blood and less in tissues. ठीक, क्योंकि वो लंग्स से होकर आया है, ब्लड के पास ज़्यादा कंसंट्रेशन है. अब सेल्स के पास जाएगा, सेल्स के पास CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और O2 की कम. अब वो क्या करेंगे, भाई तुम CO2 लो, हमें O2 दो, हमें O2 की ज़रूरत है. विद द हेल्प ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, डिफ्यूजन की बात दोबारा हो रही है यहाँ पर. सो O2 मूव्स फ्रॉम ब्लड इनटू द टिश्यूज. अब O2 कहाँ से कहाँ मूव कर जाएगा, ब्लड से टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाएगा. सिमिलरली कंसंट्रेशन ऑफ O2 इज मोर इन टिश्यूज, क्योंकि वो अपना काम कर चुके हैं, उनके पास वो बाय प्रोडक्ट बना है. अब जो आपका ब्लड है उसके पास CO2 की कम है, तो वो कहेगा भाई तुम CO2 लो और जाओ यहाँ से. इन मोर इन टिश्यूज एंड लेस इन ब्लड, सो CO2 मूव फ्रॉम टिश्यू टू द ब्लड एंड दिस इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन. ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, आपका इंटरनल रेस्पिरेशन होगा. यहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेज, दिस इज डायग्राम शोइंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन विच, अब देखो यहाँ पर क्या है, CO2 प्रेजेंट है. ठीक, CO2 ब्लड के पास जाएगा, O2 इसके पास प्रेजेंट था, उन्होंने इसको दे दिया. तो यहाँ पर जो आपका हार्ट है वो पंप हो रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रही है, CO2 बाहर जा रही है. एल्वियोलाई थे, यहाँ पर कैपिलरीज प्रेजेंट थी, कैपिलरीज के पास ऑक्सीजन की कमी थी, एल्वियोलाई के पास ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा था, तो उन्होंने क्या किया, इसको दे दिया. बट यहाँ पर कैपिलरीज के पास CO2 ज़्यादा था, तो उन्होंने एल्वियोलाई को दे दिया कि भाई इसे लेके तुम बाहर निकल जाओ, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. Oxygen is carried by the red pigment that is called hemoglobin in RBCs and in the form of oxyhemoglobin. CO2 is more soluble in water, so transported in the dissolved form. About 23% of CO2 combine with hemoglobin and form the carb amino hemoglobin. ऑक्सीजन से ज़्यादा CO2 की कंसनट्रेशन, CO2 की डिज़ोल्व होने की पावर ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है हमारी ब्लड के अंदर. बट हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कंसनट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड. अगर हम ऐसी किसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, या फिर किसी ऐसे रूम में बंद है जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, उस टाइम पे हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन डिज़ोल्व नहीं होगी जितनी जल्दी कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व होगी. हीमोग्लोबिन आर मोर एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड. हीमोग्लोबिन की सबसे ज़्यादा एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होती है, O2. सो इन द एनवायरनमेंट इफ रिच इन CO2, हीमोग्लोबिन कंबाइन विद CO इंस्टेड ऑफ O2 एंड फॉर्म्स द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन. हमारी बॉडी को पता है कि ऑक्सीजन चाहिए, बट हीमोग्लोबिन की सबसे ज़्यादा टेंडेंसी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होती है एज कम्पेयर टू O2. बट हमारी बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट CO2 के कंपैरिजन में, CO2 के कंपैरिजन में O2 का होता है, तो दैट्स वाई हमारी बॉडी के अंदर O2 डिजोल्व होती है. बट अगर हम ऐसी कंडीशन में है जहाँ पर CO2 रिच इन्वायरमेंट प्रेजेंट है, वहाँ पर CO2 सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर डिजोल्व होगी एज कम्पेयर टू हीमोग्लोबिन के, जो कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है. दिस प्रिवेंट्स O2 फ्रॉम रीचिंग टू द ब्रेन एंड अदर पार्ट्स ऑफ द body, and the lack of O2 causes the unconsciousness and eventually
death. This phenomenon is called the carbon monoxide poisoning. It happens when the fossil fuels like coal, petrol burn in the closed room. Insufficient supply of O2, medulla oblongata in the brain controls the respiration. ये जो यहाँ पे बात की गई है ना, वो इसके लिए की गई है कि कई बार क्या होता है सर्दियों में ना लोग घरों के अंदर क्या करते हैं, अंगीठी जला के सो जाते हैं, कमरा बंद कर लेते हैं सो दैट कि कमरा गर्म हो जाएगा, बट वहाँ से कोई भी आपका जो एग्जॉस्ट एरिया है वो नहीं होता, मतलब O2 और CO2 का कोई भी वहाँ पे एक्सचेंज नहीं होता, और अल्टीमेटली उस रूम के अंदर क्या होता है, CO2 इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। अब मैंने बताया कि हीमोग्लोबिन की ज़्यादा टेंडेंसी O2 के साथ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू CO2 के, तो वहाँ पर क्या होगा, वो O2 के साथ कंपेयर होने के बजाय कार्बन के साथ ज़्यादा कंपेयर होना और डिसॉल्व होना पसंद कर देगी, और हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के बजाय कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनना शुरू हो जाएगा, जबकि हमारे सेल्स को किसकी रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन के ऊपर ही वो काम करते हैं, बट उनको CO2 मिलनी शुरू हो गई तो वो काम करना बंद कर देंगे, और अल्टीमेटली उस कंडीशन में उस इंसान की डेथ हो जाएगी। तो इसलिए बोला जाता है कभी भी रूम के अंदर अंगीठी, पेट्रोल, फॉसिल फ्यूल्स जला के नहीं सोना चाहिए, क्योंकि जब वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होती है तो सुबह जो लोग उस रूम के अंदर सोए हुए होते हैं वो अल्टीमेटली उनकी डेथ हो चुकी होती है। So this is all about today's lecture. Thank you so much.